काव्या का जवाब सुनकर और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान देखकर श्रुति के दिल से आखिरकार भारी बोझ उतर गया। इन वर्षों के दौरान वह लगातार सोचती रही कि काव्या को अपने साथ लाना सही था या गलत, क्योंकि काव्या को एक बेफिक्र छोटी राजकुमारी की तरह जीवन जीना चाहिए था। हालांकि अपनी असफल शादी के कारण ही उसने काव्या को परिवार से दूर कर दिया था और उसे नहीं पता था कि यह काव्या के लिए उचित था या नहीं। उसने काव्या से कभी यह भी नहीं पूछा था कि क्या वह उसके साथ घर छोड़कर एक अनजान शहर में आने को तैयार है। यह सब बस वही था जो उसे काव्या के लिए सबसे अच्छा लगता था। जब तक उसने काव्या का निर्णायक उत्तर नहीं सुना और वह सच्ची अदम्य मुस्कान नहीं देखी, तब तक उसके दिल में बैठा बोझ आखिरकार नहीं हटा। मेरी जिंदगी की सबसे खुशी की बात है कि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी छोटी बहन मिली है। श्रुति ने प्यार से काव्या की नाक पर उंगली मारी, फिर हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, मुझे उम्मीद है कि नागा अकादमी में तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से चले। इसके तुरंत बाद वीर के नेतृत्व में काव्या गोल्डन ग्रिफिन पर उड़ गई। चीख चील की एक तेज तीखी चीख गूंजी और गोल्डन ग्रिफिन सीधे ऊपर की ओर उड़ गया, तेजी से ऊंचे आकाश में चला गया। नीचे का दृश्य धीरे धीरे छोटा होता देखकर वीर के मन में थोड़ी सी अनिच्छा उत्पन्न हुई। उसे धुंधले ढंग से काले रंग के कपड़े पहने एक टीम को अंधेरे से बाहर निकलते हुए देखा। यह पवन विभाग की टुकड़ी एक थी जिसका नेतृत्व बिराल कर रहा था। बिराल अपनी बाहों में एक आलसी काली बिल्ली के बच्चे को पकड़े हुए थी और वीर को हाथ हिला रही थी। और फिर उसके पीछे पवन विभाग के सैकड़ों सदस्यों ने भी हाथ हिलाया। वीर ने उनकी ओर हाथ हिलाकर अलविदा कहा और तब तक नहीं रुका जब तक कि नीचे के घर चींटियों की तरह दिखने लगे। गोल्डन ग्रिफिन लगातार ऊपर और ऊपर चढ़ता रहा, इतना ऊपर कि जब वीर को पूरा सेंट्रल भारत बेस दिखाई देने लगा तब भी वह रुका नहीं था। रोहन ने नीचे की ओर देखा, उस भयावह ऊंचाई को देखा और फिर डर के मारे सिकुड़ गया। डीन जोगेंद्र, क्या वाकई इतनी ऊंचाई पर उड़ने की जरूरत है? मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी है, आलिया ने कुछ हैरानी से कहा। हमें इतनी ऊंचाई तक उड़ना होगा। डीन जोगेंद्र ने सीधे जवाब दिया, तुम्हारा मतलब क्या है कि हमें ऐसा करना होगा? क्या नागा अकादमी सचमुच आकाश में है? रोहन ने और भी ज्यादा उलझन में आकर पूछा। हा। डीन जोगेंद्र और शिक्षक युधिष्ठिर ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर लगभग एक साथ ही जोर से हंस पड़े। गुरु युधिष्ठिर, आप भी मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? रोहन ने थोड़ा असमंजस में पड़कर अपना सिर खुजाया। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, नाग अकादमी सचमुच आकाश में है। शिक्षक युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ स्पष्ट स्वर में कहा। अरे, आकाश में? वीर, काव्या और अन्य सभी लगभग एक साथ आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये खबर बिल्कुल सपने जैसी थी। नागा अकादमी वास्तव में आकाश में थी, जमीन पर नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डीन जोगेंद्र ने कहा कि वहां कोई सिग्नल नहीं था। इतनी ऊंचाई पर सिग्नल कैसे हो सकता है? गुरु युधिष्ठिर, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आकाश में अकादमी कैसे हो सकती है? काव्या ने बहुत उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। 4 महान पवित्र अकादमियों का इतना उच्च स्थान इसलिए है क्योंकि इनकी भूमिका अपरिहार्य है। प्रथम पीढ़ी के पवित्र आत्मा राजा के आह्वान पर इन 4 महान पवित्र अकादमियों की स्थापना हुई और फिर इन्हें 4 महान पवित्र आत्मा राजाओं द्वारा संचालित किया गया। ये न केवल युद्ध भावना प्रतिभाओं को निखारने के लिए सर्वोच्च संस्थान है, बल्कि भारत की रक्षा करने वाली सबसे मजबूत ढाल भी है। डीन जोगेंद्र ने मुस्कुराते हुए समझाया, मैं समझ सकता हूँ कि यह युद्ध कौशल विकसित करने वाली यह सर्वोच्च अकादमी है, लेकिन भारत की रक्षा करने वाली सबसे मजबूत बाधा से आपका क्या मतलब है? वीर भी पूरी तरह से असमंजस में था। 4 महान पवित्र संस्थान वास्तव में 4 विशालकाय तैरते हुए द्वीप हैं जो संत आत्मा राजाओं की अद्वितीय शक्ति द्वारा निर्मित हैं। ये भारत की चारों दिशाओं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में स्थित हैं और एक विशाल 4 आत्माओं का निर्माण करते हैं जो भारत को विदेशी शक्तियों के प्रभाव से बचाते हैं। शिक्षक युधिष्ठिर ने आगे समझाया। घटक, उनमें से कई लोग अचरज से मुंह खोलकर हाँफने लगे। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि यह कितनी बड़ी परियोजना थी। इस तरह का कारनामा करने के लिए कितनी भयानक शक्ति की आवश्यकता होगी। ये संत आत्मा राजाओं की शक्ति और साहस था। भले ही वे अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने भारत के हर कोने को नुकसान से बचाया। यही सच्चे नायक थे। तो फिर ड्रैगन स्केल इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। ड्रैगन स्केल इंस्टीट्यूट के संस्थापक एजियोर ड्रैगन संत आत्मा राजा हैं, जो 4 महान संत आत्मा राजाओं के नेता हैं। ड्रैगन स्केल इंस्टीट्यूट एजियोर ड्रैगन टोटेम का प्रतिनिधित्व करता है, जो 4 महान आत्माओं के नेता हैं।
और भारत के पूर्व की रक्षा करता है। शिक्षक युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए समझाया। ये सुनकर वीर और काव्या ने एक साथ एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को गहरा सदमा लगा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ड्रैगन स्केल इंस्टीट्यूट के संस्थापक एजियोर ड्रैगन सेंट स्पिरिट किंग थे। इसका मतलब यह था कि ड्रैगन स्केल इंस्टीट्यूट का नागेश्वर परिवार से गहरा संबंध होना चाहिए। नागेश्वर परिवार के साथ उनके संबंध अब आग और पानी की तरह हो गए थे, जिससे उन्हें बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। अब जाकर वीर को याद आया कि शिक्षक युधिष्ठिर को उसके और देशमुख परिवार के बीच के मामले की जानकारी नहीं थी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद भी उन्होंने यह बात केवल रोहन और आलिया भट्ट को ही बताई थी, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी, जिसके कारण वर्तमान दुविधा उत्पन्न हुई है। रोहन ने भी वीर की चिंता देखी और तुरंत उसकी ओर से पूछा, गुरु युधिष्ठिर, क्या अब भी हम अपना मन बदल सकते हैं? युधिष्ठिर की भौहें तुरंत तन गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम सोचते हो कि चारों महान पवित्र संस्थान तुम्हारी टोकरी में रखी सब्जियों की तरह है, जिन्हें तुम चुन चुन कर खा सकते हो? ये सुनकर जोगिंदर की भौहें भी तन गईं और माहौल तुरंत कुछ हद तक शांत हो गया। सभी युद्ध आत्मा स्वामी जिस पवित्र भूमि के लिए तरसते थे, उसमें प्रवेश पाने के लिए अनगिनत लोगों ने बेताब कोशिशें की। फिर भी वे चयनात्मक होना चाहते थे। यह तो 4 महान पवित्र संस्थानों का सरासर अपमान था। शिक्षक जी, कृपया पहले क्रोधित न हो। फिर वीर और काव्या की सहमति प्राप्त करने के बाद रोहन ने पूरी कहानी समझाई। एक क्षण के लिए युधिष्ठिर और गुरु जागृति दोनों गंभीर हो गए। यह मामला वाकई बहुत जटिल था। युधिष्ठिर को अब तीनों निमंत्रण पत्रों को फाड़ देने पर कुछ पछतावा हो रहा था। इससे पीछे हटने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए थे। चारों महान पवित्र संस्थानों द्वारा निमंत्रण पत्रों को दोबारा जारी करने की अवधारणा कभी नहीं थी। शीर्ष अकादमियों के रूप में उनका गौरव उन्हें किसी को भी, चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, दोबारा निमंत्रण देने की अनुमति नहीं देता था। इसके अलावा हो सकता है कि वे उस मुकाम तक न पहुंचे हों जहां चारों महान पवित्र संस्थान उनके लिए प्रतिस्पर्धा करे, इसलिए दूसरा निमंत्रण पत्र तो भेजा ही न जाए। जोगिंदर, तुमने तो मुझे पूरी तरह से धोखा दे दिया, युधिष्ठिर ने गहरी आवाज में कहा। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने निमंत्रण पत्र क्यों फाड़ दिए थे। मुझे कैसे पता चलता कि आपके रिश्ते इतने जटिल हैं? डीन जोगिंदर को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और बोलते समय उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। तो क्या हम अभी भी ड्रैगन स्केल अकादमी जा रहे हैं? जागृति भी असमंजस में थी और भौहें चढ़ाकर पूछ रही थी। दरअसल आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन स्केल अकादमी के वर्तमान डीन बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। वे हमेशा से संत न्यायालयों और परिवारों के बीच घनिष्ठ संबंधों के खिलाफ रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि ड्रैगन स्केल अकादमी में नागेश्वर परिवार और उससे संबद्ध परिवारों के शिष्यों की संख्या वास्तव में अधिक है। डीन जोगिंदर ने कुछ देर सोचने के बाद गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि नागेश्वर परिवार का वह युवा मास्टर वरुण तेज नागेंद्र भी ड्रैगन स्केल अकादमी में है। जागृति ने चिंतित और धीमी आवाज में कहा, वरुण तेज नागेंद्र वास्तव में ड्रैगन स्केल अकादमी के भीतरी प्रांगण में है। वह वर्तमान में भीतरी प्रांगण में 2य वर्ष का छात्र है। 6ठे स्तर का युद्ध आत्मा राजा है और उसकी युद्ध आत्मा एक ड्रैगन है। डीन जोगिंदर ने सच्चाई से उत्तर दिया, एक ड्रैगन? इसमें ऐसी क्या खास बात है? हमने सेंट्रल भारत लीग में अनगिनत ड्रैगनों को हराया है। डरने की क्या बात है? रोहन ने लापरवाही से कहा। सब ड्रैगन नहीं। डीन जोगिंदर ने पहले वीर की ओर देखा, फिर आगे कहा, बल्कि एक सच्चा ड्रैगन। क्या एक असली ड्रैगन? लगभग सभी लोग हैरानी से चिल्ला उठे। उन्हें सच्चा ड्रैगन शब्दों का महत्व समझ में आ गया। एक सच्चे ड्रैगन की तुलना में एक सब ड्रैगन बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। वे बिल्कुल अतुलनीय थे। वरुण तेज नागेंद्र का पूर्ण रूप युद्ध आत्मा पहले से ही एक सच्चा ड्रैगन था। उनकी प्रतिभा को असाधारण कहा जा सकता है। कैसा रहेगा? चलिए 4 महान संत दरबारों से बाहर किसी उच्च स्तरीय अकादमी के बारे में सोचते हैं। मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है और हर दिन हवा में लटके रहने से मेरा दिल बेचैन हो जाता है, आलिया भट्ट ने सुझाव दिया। वह जानता था कि वीर खुद इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, इसलिए उसने वीर को इससे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। हाँ, ड्रैगन स्केल अकादमी तो बस एक अकादमी है। क्या तुमने मुझे हमेशा यही नहीं बताया कि साधना अभी भी स्वयं पर ही निर्भर करती है? रोहन ने भी बीच में कहा। काव्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप एक तरफ से वीर को देखती रही। वह वीर के हर फैसले का सम्मान करती थी, चाहे वह कुछ भी हो। अगर आप वाकई ड्रैगन स्केल एकेडमी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं आपके इस फैसले का सम्मान करूंगा। डीन जोगिंदर ने भी मानो कोई निर्णय ले लिया था और वीर की ओर देखा।
तेजी से आगे बढ़ता हुआ गोल्डन ग्रिफिन डीन जोगिंदर के नियंत्रण में धीरे धीरे हवा में मंडरा रहा था और सभी की निगाहें वीर पर टिकी हुई थीं। वीर, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, ने धीरे धीरे उन्हें खोला और उसकी आंखों में चांदी सफेद बिजली की लकीरें चमक उठीं। जो होना है वो होकर रहेगा, इससे बचने का कोई फायदा नहीं। वीर की आवाज बेहद दृढ़ थी। क्या तुमने इस बारे में पूरी तरह सोच विचार कर लिया है? युधिष्ठिर ने गंभीर भाव से कहा। मैं तैयार हूँ। भागना मेरी आदत नहीं है। मैंने ड्रैगन स्केल अकादमी जाने का फैसला किया है, वीर ने गंभीर चेहरे से कहा। ये तो नागेश्वर परिवार का एक नौजवान मालिक है, भला डरने की क्या बात है? रोहन भी दहाड़ा। बिल्कुल सही, जब तक कप्तान यहाँ है हम किसी से नहीं डरते, आलिया भट्ट ने भी जोर से चिल्लाकर कहा। काव्या मुस्कुराई और तीनों लोगों के हाथों की पीठ पर अपना हाथ रखा। साथ ही उसके दिल में गर्माहट और सुरक्षा की एक मजबूत भावना भी जागृत हुई। शिक्षक युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मेरे छात्रों से यही उम्मीद थी। मुझे तुम पर गर्व है। ये देखकर डीन जोगिंदर भी मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो मैं जारी रखूंगा। चिंता मत करो, जब तक मैं अकादमी में हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए अपनी छाती पर हाथ भी फेरा। डीन जोगिंदर के मार्गदर्शन में गोल्डन ग्रिफिन एक बार फिर ऊपर की ओर उड़ने लगा और उसकी गति तेजी से बढ़ने लगी। माहौल अभी भी थोड़ा तनावपूर्ण था, इसलिए वीर हंसते हुए बोला, डीन जोगिंदर, यह गोल्डन ग्रिफिन एक जादुई जानवर है। ये इतना आज्ञाकारी क्यों है? डीन जोगिंदर मुस्कुराए और समझाया, इस गोल्डन ग्रिफिन को जन्म से ही कृत्रिम रूप से पालतू बनाया गया है, इसीलिए इसे मनुष्य वश में कर सकते हैं। हालांकि इसमें जंगली स्वभाव की कमी के कारण इसमें लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। सवारी के लिए तो यह ठीक है, लेकिन लड़ाई के लिए बेकार है। ओह, मैं समझ गया, वीर ने धीरे से सिर हिलाया। सभी जादुई जीव क्रूर और रक्त पिपासु नहीं होते, लेकिन सभी जादुई जीवों को वश में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको अपनी युद्ध क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाया। सभी लोग अनौपचारिक रूप से बातचीत कर रहे थे और जल्द ही 4 घंटे से अधिक समय बीत गया। हाँ छू, आलिया भट्ट नींद से जाग उठी तो पाया कि वे अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने मुंह फुलाकर शिकायत की, हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? और कितना समय लगेगा? बस पहुंचने ही वाले हैं। इस गरजते बादल को पार करते ही हम वहां पहुंच जाएंगे। डीन जोगिंदर ने मुस्कुराते हुए पास ही में फैले काले बादलों के एक बड़े समूह की ओर इशारा किया। हम गरजते बादल को पार करने के बाद वहां पहुंचेंगे। आलिया भट्ट नींद में ही वापस सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी वह अचानक उठ बैठी और जोर से बोली, क्या गरजता बादल? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, गोल्डन ग्रिफिन पलक झपकते ही काले बादल में समा गया। गड़गड़ाहट। अचानक चारों ओर भीषण गरज सुनाई दी और बिजली की विशाल चमक ने काले बादलों को रोशन कर दिया। वीर और युधिष्ठिर ने लगभग एक साथ अपने आध्यात्मिक हथियारों को बुलाया और बिजली से निपटने के लिए दोनों ने अपने अपने तरीके अपनाए। वीर ने आलस्य से अपने सिल्वर बोन ड्रैगन स्पीयर को ऊपर उठाया और उसे बिजली के खंभे की तरह इस्तेमाल किया। भयंकर बिजली उसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत थी। दूसरी ओर शिक्षक युधिष्ठिर ने बिजली को दूसरी दिशा में मोड़ दिया ताकि वह गोल्डन ग्रिफिन पर न गिरे। वूश! बादलों के घने काले सागर से सबसे पहले एक चील की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक सुनहरा ग्रिफिन बिजली की चिंगारियों की लकीर छोड़ते हुए तेजी से बाहर निकला। वाह वाह! रोहन और बाकी लोग उत्साह से चिल्ला उठे। शायद इस बात का जश्न मना रहे थे कि उन पर बिजली नहीं गिरी। इसके बाद जो दृश्य सबके सामने आया वह शायद वे कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी परिलोक में आ गए हों। धुंध की हल्की परतों से ढका एक विशाल द्वीप सबके सामने प्रकट हुआ। यह हवाई द्वीप अचानक कहीं से भी हवा में तैरने लगा। आकाश में स्थित द्वीप के ऊपर शुभ सफेद सारस चक्कर लगा रहे थे और समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने सभी को तरोताजा और आरामदायक महसूस कराया। वास्तव में एक धरती का स्वर्ग। उन्होंने ऐसा नजारा सिर्फ फिल्मों में देखा था और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे इसे असलियत में देखेंगे। वाह, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रोहन ने अपनी आंखें जोर से मली। वह बेहद हैरान दिख रहा था। वीर, काव्या और अन्य लोग भी उस विशाल हवाई द्वीप को देखकर अचरज से मुंह खोले रह गए और उनके चेहरे विस्मय से भर गए। पर्यावरण को एक तरफ रख दें तो यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता ही ऐसी थी जिसकी तुलना धरती से नहीं की जा सकती थी। इस क्षण उन्हें कुछ हद तक समझ में आया कि क्यों हर कोई चारों पवित्र अकादमियों के लिए इतना तरसता था। भला भला ऐसे सांसारिक स्वर्ग को कौन ठुकराएगा? तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये ड्रैगन स्केल अकादमी है। डीन जोगिंदर ने मुस्कुराते हुए पास स्थित विशाल द्वीप की ओर इशारा किया।
गोल्डन ग्रिफिन धीरे धीरे बादलों और कोहरे को चीरता हुआ एक स्थिर गति से तैरते हुए द्वीप की ओर बढ़ता रहा। डीन जोगेंद्र ने अपने हाथ से एक हल्की सी लहर का इशारा किया और पूरे तैरते द्वीप को घेरने वाली अदृश्य बाधा में एक छोटी सी दरार पड़ गई। जैसे ही गोल्डन ग्रिफिन अंदर दाखिल हुआ, द्वार तुरंत फिर से बंद हो गया। वीर और बाकी लोग जब तैरते हुए द्वीप के अंदरूनी हिस्से में पूरी तरह से प्रवेश कर गए, तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना विशाल था। जब उन्होंने पहले दूर से देखा तो यह कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब वे वास्तव में तैरते हुए द्वीप में प्रवेश कर गए, तभी उन्हें इसका वास्तविक आकार पता चला। इस तैरते हुए द्वीप का क्षेत्रफल संभवतः एक बड़े शहर के बराबर था, लगभग राजगढ़ शहर के शहरी क्षेत्र के आकार का। हे भगवान, ये जगह कितनी खूबसूरत है। आलिया अंदर आते ही चारों ओर देखने लगी। वीर और बाकी लोग प्रशंसा से दंग रह गए। इस जगह का हर हिस्सा किसी परिलोक की तरह सुंदर था। आसपास की अधिकांश इमारतें पारंपरिक शैली में बनी थीं। हालांकि यहाँ किसी वास्तविक शहर की तरह भीड़-भाड़ नहीं थी, लेकिन यह जगह बिल्कुल सुनसान भी नहीं थी। जैसे ही वे आकाश में उड़ रहे थे, उन्होंने पारंपरिक वस्त्र पहने हुए कई लोगों को ऊपर की ओर देखते हुए देखा। उनकी आंखों में ईर्ष्या भरी हुई थी। नए छात्रों का स्वागत करने का मानक एक समान नहीं था। गोल्डन ग्रिफिन द्वारा स्वागत किया जाना ही सर्वोच्च स्तर का सम्मान माना जाता था। इसके अलावा डीन जोगेंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाए गए नए छात्र और भी दुर्लभ थे। वे निश्चित रूप से प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे या अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। चाहे जो भी हो, वे ईर्ष्या के पात्र थे। वीर ने नीचे पारंपरिक शैली के कपड़े पहने लोगों को देखा और असमंजस में पूछा, डीन जोगेंद्र, सबके कपड़े इतने पुराने जमाने के क्यों हैं? डीन जोगेंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये लोग मूल निवासी थे जो अतीत में यहाँ रहते थे। वे बस तब आए जब द्वीप आकाश में ऊपर उठा। वीर अब भी थोड़ा असमंजस में था और उसने पूछा, पारंपरिक कपड़े पहनने का इससे क्या लेना देना है? शिक्षक, युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, 300 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता पतन के कगार पर थी। इसका पुनरुद्धार धीरे धीरे हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अधिक पारंपरिक युग से गुजरी। उस दौरान वे द्वीप के साथ साथ विकसित हुए, इसलिए उन्होंने उस समय के रीति रिवाजों और आदतों को संरक्षित रखा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे पिछड़े हुए हैं। द्वीप पर तकनीकी स्तर कहीं और से कम नहीं है। यह तो बस एक आदत है। आपको उनकी नकल करने की भी जरूरत नहीं है। बस अपनी आदतें बनाए रखें, कोई भी आपको अजीब नजरों से नहीं देखेगा। डीन जोगेंद्र ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओह ठीक है। वीर और बाकी लोगों ने आधा अधूरा समझते हुए सिर हिलाया। सरल शब्दों में कहें तो यह स्थान अंधकार युग का एक लघु रूप था। हालांकि जब तक मनुष्यों के पास ज्ञान था और उन्हें सांस लेने का क्षण भर का भी समय मिलता, वे तेजी से विकास करना शुरू कर देते। फिर भी समय के इन सूक्ष्म उदाहरणों के माध्यम से उन्हें एहसास हुआ कि 300 साल पहले मानवता ने एक अत्यंत अंधकारमय दौर का सामना किया होगा, अन्यथा सभ्यता में इस तरह की गिरावट नहीं आई होती। कुछ देर तक कम ऊंचाई पर उड़ने के बाद गोल्डन ग्रिफिन ने देखा कि नीचे की जनसंख्या घनत्व बढ़ रही थी। क्या हम अभी तक नागा अकादमी नहीं पहुंचे? आलिया ने कुछ अधीरता से पूछा। डीन जोगेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, हम इस पूरे समय नागा अकादमी के परिसर में ही रहे हैं। हम अभी तक केंद्रीय क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। क्या यह पूरी विशाल जगह नागा अकादमी है? रोहन ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ कहा। जी हाँ, ये पूरा तैरता हुआ द्वीप ड्रैगन स्केल अकादमी के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि शिक्षण क्षेत्र ड्रैगन स्केल अकादमी के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे, डीन जोगेंद्र ने धैर्यपूर्वक समझाया। एक और घंटा बीत गया और अंततः गोल्डन ग्रिफिन ड्रैगन स्केल अकादमी के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गया। यहाँ की समृद्धि सबकी कल्पना से परे थी। संपूर्ण ड्रैगन स्केल अकादमी प्राचीन शैली की गहरे हरे रंग की वास्तुकला से निर्मित थी, लेकिन इसमें उच्च तकनीक वाली सामग्रियों का उपयोग किया गया था। ड्रैगन स्केल अकादमी के मुख्य द्वार के बाहर एक विशाल नीले ड्रैगन की मूर्ति खड़ी थी। हालांकि यह महज एक मूर्ति थी, फिर भी वीर और बाकी लोग इसे देखकर दंग रह गए। यह नीले रंग के ड्रैगन की मूर्ति सैकड़ों मीटर लंबी थी। इसके गहरे हरे रंग के शल्क चकाचौंध भरी रोशनी बिखेर रहे थे और इसका पूरा शरीर राजसी वीरांगी की आभा बिखेर रहा था, जो श्रद्धा की भावना को प्रेरित कर रहा था। महज एक मूर्ति ने उन्हें यह देखने का अवसर दिया कि 4 महान पवित्र आत्माओं का व्यवहार कितना विस्मयकारी था। ड्रैगन स्केल अकादमी के मुख्य द्वार से गुजरने के बाद गोल्डन ग्रिफिन कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ते हुए ड्रैगन स्केल अकादमी के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गया।
जो छात्र उस समय संयोगवश ड्रैगन स्केल अकादमी के पास से गुजर रहे थे, उन सभी ने सुनहरे ग्रिफिन की ओर देखा। क्या अभी गोल्डन ग्रिफिन पर डीन जोगेंद्र बैठे थे? ऐसा लगता है डीन जोगेंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से एस्कॉर्ट किया जाना कितना शानदार चेहरा है। वह शायद किसी बड़े परिवार का युवा सरदार है, वरना उसके साथ गोल्डन ग्रिफिन नहीं होता। नीचे बैठे कई छात्र व्यर्थ की बातें कर रहे थे। उनके स्वर ईर्ष्या से भरे हुए थे, लेकिन उससे भी कहीं अधिक कड़वी जलन से भरे हुए थे, क्योंकि गोल्डन ग्रिफिन बहुत तेज गति से और अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसलिए वे उस पर मौजूद अपरिचित लोगों के चेहरों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। अंत में गोल्डन ग्रिफिन इमारतों के एक समूह में रुका, जो ड्रैगन स्केल अकादमी का आवास क्षेत्र था। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भूभाग में भारतीय शैली के सुव्यवस्थित विलाओं की एक श्रृंखला फैली हुई थी। वीर और बाकी लोग उन खूबसूरत घरों को देखकर प्रशंसा से दंग रह गए। यह जगह एक शांत और निर्मल वातावरण में बसी हुई थी। अगर उन्हें यह नहीं बताया गया होता कि यह ड्रैगन स्केल अकादमी का आवास क्षेत्र है, तो वे इसे नवनिर्मित भारतीय शैली का लैंडस्केप विला परिसर समझ लेते। प्रत्येक पृथक विला एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर स्थित थे, जो ड्रैगन स्केल अकादमी के विशाल आकार से भी संबंधित था। इसलिए उन्होंने आवासीय जिले के उपयोग योग्य क्षेत्र को संकुचित नहीं किया। असल में मुझे आपको आंतरिक अकादमी ले जाना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी बाकी हैं, इसलिए मुझे आपको थोड़ी देर के लिए परेशान करना पड़ेगा। डीन जोगेंद्र ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। यह सुनकर वीर और बाकी सब लोग दंग रह गए। इतनी अच्छी जगह तो सिर्फ आउटर एकेडमी के छात्रों के रहने के लिए थी। ड्रैगन स्केल अकादमी वास्तव में 4 महान पवित्र अकादमियों में से एक होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी। यह सचमुच बेहद समृद्ध थी। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सबने खिलौनों की तरह सिर हिलाया और एक साथ हंस पड़े। अच्छा हुआ कि कोई परेशानी नहीं है। तो कल प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं आपको आंतरिक अकादमी में ले जाऊंगा, डीन जोगेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हम डीन जोगेंद्र को परेशान करेंगे, जागृति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप दिन भर यात्रा करते रहे हैं, इसलिए जल्दी आराम कर लीजिए। डीन जोगेंद्र ने विनम्रता पूर्वक विदाई ली और फिर गोल्डन ग्रिफिन पर सवार होकर रवाना हो गए। तुम सबको देखो, ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुमने कभी दुनिया देखी ही ना हो। यह ठीक नहीं है, शिक्षक युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। शिक्षक युधिष्ठिर, मुझे लगा कि आप अभी काफी हैरान दिख रहे थे। वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, आपने गलत देखा होगा। शिक्षक युधिष्ठिर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सीधे विशाल विला के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। एक साधारण नजर के बाद द्वार खुल गया। ऐसा अनुमान है कि डीन जोगेंद्र ने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही नागा अकादमी प्रणाली में उनकी जानकारी दर्ज कर दी थी। वीर और अन्य लोग शिक्षक युधिष्ठिर के पीछे पीछे अंदर चले गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी प्राकृतिक चित्रकला में प्रवेश कर गए हों, जो ताजगी भरा और सुखद था। ऐसी जगह मन को शांत करने में बहुत आसानी प्रदान करती है, जो ध्यान और साधना के लिए अत्यंत लाभकारी है। इतना ही नहीं, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता भी बहुत अधिक है। यहाँ तक कि सामान्य श्वास लेने से भी आध्यात्मिक साधना का प्रभाव पड़ता है। एक शीर्ष अकादमी से जैसी उम्मीद की जाती है, वे अविश्वसनीय रूप से उदार हैं। वीर ने चारों ओर देखते हुए कहा। यह जगह वॉर स्प्रिट अलायंस द्वारा आवंटित विला की तुलना में रहने के अनुभव और व्यवहार दोनों ही मामलों में कहीं बेहतर थी। यह शायद आउटर एकेडमी का सबसे अच्छा आवासीय क्षेत्र है। जोगेंद्र ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। शिक्षक युधिष्ठिर भी बहुत संतुष्ट थे। आप लोग पहले जल्दी से अपना सामान खोल लें, बाद में शिक्षक युधिष्ठिर आपको नाग अकादमी घुमा देंगे ताकि आप रास्ता न भटकें। जागृति ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। लेकिन हमें कमरों को कैसे विभाजित करना चाहिए? रोहन ने अपना सवाल उठाते हुए पूछा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ कुल 3 मंजिलें हैं, तो चलिए इन्हें उसी तरह विभाजित करते हैं जैसे हमने राजगढ़ अकादमी में किया था। शिक्षक युधिष्ठिर ने कुछ देर सोचने के बाद सुझाव दिया। तुरंत ही सभी को अपनी पसंद का कमरा मिल गया। वीर और रोहन स्वाभाविक रूप से पहली मंजिल पर ही रुके। काव्या और आलिया दूसरी मंजिल पर रहीं, जबकि युधिष्ठिर और जागृति स्वाभाविक रूप से सबसे ऊपरी मंजिल पर रहे। वीर के अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसने तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से सारा सामान व्यवस्थित किया, फिर पीली पड़ चुकी पारिवारिक तस्वीर को फ्रेम में लगाकर अपने बिस्तर के बगल में रख दिया। सभी के साफ सफाई का काम समाप्त करने के बाद वे पहली मंजिल की लॉबी में एकत्रित हुए।
और शिक्षक युधिष्ठिर के मार्गदर्शन में नागा अकादमी से परिचित होने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वे छात्रावास क्षेत्र के गेट से बाहर निकले, उनकी मुलाकात नागा अकादमी से छात्रों के निकलने के दृश्य से हुई, जिससे उन्हें एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वहां लोगों की भारी भीड़ नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से वह जगह बेहद जीवंत थी, जो किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय से बहुत अलग नहीं थी। अगर कोई एक अंतर था तो वह यह था कि कई लोग विभिन्न युद्ध आत्माओं के साथ थे। शिक्षक युधिष्ठिर ने दूर स्थित सबसे अधिक चहल पहल वाले भवनों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नागा अकादमी शिक्षण जिला है। हालांकि यह बाहरी अकादमी शिक्षण क्षेत्र है। आपको बस इसके बारे में जानना है, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी कारणवश वीर और अन्य लोगों के पास से गुजरने वाले कई छात्रों की आंखों में अजीब सी चमक थी। लगभग सभी ने सम्मान दिखाया। उनमें से कई युवा और खूबसूरत महिलाओं ने वीर और रोहन को आंख मारी। वीर ने स्वाभाविक रूप से अपनी निगाहें अपनी नाक की नोक पर टिकाए रखीं और अपनी दृष्टि को जरा सा भी भटकने नहीं दिया। ये देखकर काव्या ने वीर की बाह में अपना हाथ कसकर पकड़ लिया और महिलाएं इशारा समझकर उनसे मिलने के लिए आगे नहीं आईं। लेकिन रोहन में इतना अच्छा आत्मनियंत्रण नहीं था। उसका पूरा शरीर एकदम सीधा खड़ा था, एकदम अकड़ा हुआ, लेकिन उसकी निगाहें कुछ अस्थिर थीं, मानो इधर उधर भटक रही हों, खूबसूरत महिलाओं का पीछा कर रही हों। पास ही खड़ी आलिया तुरंत गुस्से से भड़क उठी। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई रोहन का कान पकड़ा और डांटते हुए बोली, तुम कहाँ देख रहे हो? अरे नहीं, मैं देख ही नहीं रहा था। रोहन को इतना दर्द हो रहा था कि उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसके बाद उसने दोबारा अपनी नजरें इधर उधर भटकाने की हिम्मत नहीं की। पफ, वहां से गुजर रही कई युवा और खूबसूरत लड़कियां मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। हालांकि किसी ने भी आगे आकर बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं की। वीर ने फ्राउनिंग किया। नवागंतुक होने के नाते इतना ध्यान आकर्षित करना अच्छी बात नहीं थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उन्होंने इतना ध्यान क्यों आकर्षित किया था। उसने उनके पहनावे को देखा और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। शिक्षक युधिष्ठिर ने वीर की उलझन को भांपते हुए गहरी आवाज में कहा, वे तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी उंगलियों में सेंट्रल भारत चैंपियनशिप की अंगूठियां देख ली हैं। इस क्षण ऐसा लगा मानो वीर को ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उसने तुरंत अपने हाथ में पहनी हुई चैंपियनशिप की अंगूठी उतार दी। ये सेंट्रल भारत चैंपियनशिप रिंग महज एक साधारण स्टोरेज रिंग नहीं थी। ये ताकत के एक चरम स्तर का प्रतीक थी। साथ में से किसी एक अंगूठी को धारण करने का अर्थ था कि उस व्यक्ति के पास उस क्षेत्र में सबसे अधिक शक्ति है। ये प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक था। बाकी लोगों ने वीर को अपनी चैंपियनशिप रिंग रखते हुए देखा और उन्होंने भी अपनी अपनी रिंगें रख दी। सेंट्रल भारत चैंपियनशिप रिंग शक्ति और सम्मान का प्रतीक है, लेकिन इसे आसानी से प्रदर्शित न करें ताकि अवांछित ध्यान और ईर्ष्या को आकर्षित करने से बचा जा सके और दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले लोगों के निशाने पर आने से रोका जा सके। आपने सही किया। शिक्षक युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया। निश्चित रूप से वीर और अन्य लोगों द्वारा अपनी सेंट्रल भारत चैंपियनशिप रिंग्स को एक तरफ रख देने के बाद बहुत कम लोग उन्हें उस तरह से घूरते थे। इसके बाद शिक्षक युधिष्ठिर के नेतृत्व में वीर ने नाग अकादमी के संपूर्ण बाहरी अकादमी का दौरा किया, जिसमें स्पिरिट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ड्रैगन मार्शल आर्ट्स फील्ड शामिल थे। हालांकि वीर का ध्यान सबसे ज्यादा नागा अकादमी की सबसे ऊंची गहरे हरे रंग की इमारत पर गया। यह एक विशाल प्राचीन मीनार थी जो बादलों तक पहुंचती थी। चूंकि यह मीनार आंतरिक अकादमिक क्षेत्र में स्थित थी और एक दीवार से घिरी हुई थी, इसलिए वह इसका पूरा स्वरूप नहीं देख सका। फिर भी जब वीर ने इस टावर को देखा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो टावर के अंदर कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा हो। गुरु युधिष्ठिर, बादलों तक पहुंचने वाला वह स्याही जैसे हरे रंग का प्राचीन टावर क्या है? वीर अचानक रुक गया और टावर की ओर इशारा करते हुए पूछा। उस प्राचीन मीनार का नाम नीला ड्रैगन मीनार है। किंवदंती है कि इसने प्राचीन काल के कई शक्तिशाली राक्षसी जीवों को वश में कर रखा है। ये पूरे नाग अकादमी की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। शिक्षक युधिष्ठिर ने अत्यंत गंभीरता से कहा। एजियोर ड्रैगन टावर। वीर ने कुछ विचलित होकर खुद से बुदबुदाया। गुरु युधिष्ठिर, आप नाग अकादमी से इतने परिचित क्यों हैं? काव्या ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। शिक्षक युधिष्ठिर ने हल्की सी मुस्कान के साथ उदासीनता से कहा, बेशक मैं इससे परिचित हूँ क्योंकि मैं नागा अकादमी का स्नातक हूँ।
सभी ने अविश्वास भरी चीखें निकाली। इसलिए शिक्षक युधिष्ठिर भी नाग अकादमी के स्नातक थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें नाग अकादमी के बारे में सब कुछ इतनी अच्छी तरह से पता था जैसे उनकी हथेली की पट्टी हो। हालांकि शिक्षक युधिष्ठिर की उत्कृष्टता के स्तर को देखते हुए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह नाग अकादमी के छात्र बन सकते थे, लेकिन एक क्षण के लिए उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिक्षक युधिष्ठिर, क्या आप केंद्रीय भारत मुख्यालय से नहीं हैं? आप नागा अकादमी के स्नातक कैसे हो सकते हैं? वीर ने कुछ उलझन के साथ पूछा। मैं वास्तव में केंद्रीय भारत मुख्यालय में सोर्स प्रोजेक्ट का सदस्य हूँ, लेकिन इससे नागा अकादमी के छात्र होने में कोई विरोधाभास नहीं है। आखिरकार हर किसी की अपनी विशेषज्ञता का क्षेत्र होता है। 4 महान पवित्र अकादमियों में से एक होने के नाते प्रतिभाओं के विकास के मामले में नागा अकादमी निस्संदेह अन्य स्थानों से अतुलनीय है, शिक्षक युधिष्ठिर ने अत्यंत गंभीरता से समझाया। शिक्षक युधिष्ठिर ने आगे कहा, उस समय जब मैं युद्ध आत्मा पूज्य बन गया तो मैंने सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 महान परिवारों और 4 महान पवित्र अकादमियों ने मुझे अपने यहाँ सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अंत में मैंने केंद्रीय भारत मुख्यालय में लौटने का ही निर्णय लिया, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मेरा पालन पोषण किया है। उनके बिना मैं आज जो हूँ वह नहीं होता। वीर और अन्य लोग शिक्षक युधिष्ठिर को प्रशंसा भरे चेहरों से देख रहे थे। उनके दिलों में शिक्षक युधिष्ठिर का सम्मान और भी बढ़ गया। युधिष्ठिर चाहे जिस भी स्तर तक पहुंचे हों, उन्होंने कभी भी दयालुता का प्रतिफल देना नहीं भूला। दयालुता की एक बूंद का प्रतिफल भरपूर कृपा से देने का उनका यही गुण जीवन भर प्रशंसा का पात्र था। हालांकि जिस समय आकाश मंदिर के महापुजारी ने मुझे लगभग मार डाला था, उस समय मेरा जीवन पहले से ही केंद्रीय भारत मुख्यालय को समर्पित माना जा रहा था। अब मैं अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। गुरु युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? वीर ने गंभीर चेहरे से पूछा। गुरु युधिष्ठिर और जागृति हल्के से मुस्कुराए। उनके हाथ अनजाने में एक दूसरे को थाम रहे थे। फिर वे मुस्कुराए और बोले, अब मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम 4 नन्हे शैतानों को मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बनाऊं। अगर ऐसा हो गया तो मैं जीवन भर संतुष्ट रहूंगा। फिर मैं जागृति के साथ संसार की यात्रा पर निकलूंगा। तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग, तो लगता है तुम्हें हमारे साथ ही जीवन भर रहना पड़ेगा, रोहन ने गंभीर चेहरे से कहा। हालांकि उनमें स्वाभाविक रूप से सुधार होता। युधिष्ठिर भी निरंतर साधना करते रहते थे। उनके लिए युधिष्ठिर को पार करना अब भी बहुत कठिन कार्य होगा। शिक्षक युधिष्ठिर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, रोहन के कंधे पर थपथपाया और जोर से कहा, खुद को कम मत समझो। मुझे विश्वास है कि तुम निकट भविष्य में मुझसे आगे निकल जाओगे। अन्य लोगों ने भी गुरु युधिष्ठिर की आंखों में विश्वास महसूस किया और उनके दिलों में एक गर्मजोशी उमड़ आई। शिक्षक युधिष्ठिर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और गंभीर स्वर में कहा, हम पहले बाहरी प्रांगण के शिक्षकों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आप लोग स्वयं घूम सकते हैं। अगर भूख लगे तो पास की दुकान पर जाकर खा लीजिए। आपको हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीर ने एक महत्वपूर्ण वाक्यांश सुना और तुरंत सवाल किया, बाहरी आंगन के लिए प्रवेश प्रक्रियाएं, क्या आप भीतरी आंगन के शिक्षक नहीं हैं? शिक्षक युधिष्ठिर ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, ड्रैगन स्केल अकादमी के नियम बहुत सख्त हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होता है। मेरे लिए यहाँ आते ही बाहरी दरबार का शिक्षक बनना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर तो आप हमें पढ़ा नहीं पाएंगी। काव्या ने अनिच्छा से जागृति की कलाई पकड़ी। जागृति मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी, काव्या के गाल पर हाथ फेरा और बोली, नादान बच्ची, हम हमेशा तुम्हारे शिक्षक नहीं रह सकते, लेकिन युधिष्ठिर और मैं जल्द से जल्द दरबार के शिक्षक बनने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जब तुम दूसरे वर्ष में पहुंचोगी तब हम फिर से शिक्षक और छात्र बन सकते हैं। लेकिन काव्या अभी भी थोड़ी हिचकिचा रही थी और उसकी आंखों में लगातार आंसू उमड़ रहे थे। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। भीतरी प्रांगण और बाहरी प्रांगण के बीच बस एक दीवार है। कुछ जगहों को छोड़कर जहां आप नहीं जा सकते, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या भीतरी प्रांगण के छात्र भी खाने पीने और खरीदारी के लिए बाहर नहीं आते? हमें मिलने के कई मौके मिलेंगे। जागृति ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए धैर्यपूर्वक उसे दिलासा दिया। ठीक है, काव्या ने आखिरकार धीरे से जागृति की कलाई छोड़ दी। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा अगले साल हम फिर से शिक्षक छात्र बन सकते हैं। बस ऐसा मत करना कि जब तक तुम दूसरे साल में प्रमोट ना हो जाओ मैं आंतरिक दरबार का शिक्षक बन जाऊं। शिक्षक युधिष्ठिर मुस्कुराए। इसके साथ ही गुरु युधिष्ठिर और गुरु जागृति सबकी नजरों से ओझल हो गए। सभी लोग अपनी जगह पर जड़वत खड़े रह गए और दोनों आकृतियों को पूरी तरह से नजरों से ओझल होते देखने के बाद ही वे वास्तविकता में वापस लौटे। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद वे खाने पीने के लिए एक साधारण सी गली में स्थित एक मध्यम श्रेणी के रेस्तरां में पहुंचे। यहाँ गठबंधन के सिक्कों का इस्तेमाल आम मुद्रा के तौर पर किया जाता था। बिल चुकाते समय वीर ने लापरवाही से वाणिज्य मंडल का काला सोने का कार्ड निकालकर स्वाइप किया। देखते ही देखते आसपास की कई मेजों पर बैठे भोजन करने वालों ने चुपके से अपनी निगाहें काले सुनहरे रंग के चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्ड की ओर घुमा ली। कार्ड स्वाइप करते ही उस पर प्रदर्शित डेटा ने उनके दिलों को चौंका दिया। संख्याओं की वह क्षणिक श्रृंखला ही उन्हें उत्साहित करने के लिए काफी थी। किसने सोचा होगा कि यह दिखने में कुछ हद तक अपरिपक्व युवक वास्तव में एक करोड़पति होगा। वीर से कुछ ही दूरी पर एक मेज पर कुछ असभ्य दिखने वाले युवक बैठे थे। उन्होंने गहरे हरे रंग की अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर उनकी छाती पर नागा बैज लगा हुआ था, जो यह दर्शाता था कि वे नागा अकादमी के छात्र थे। समूह ने सबसे पहले वीर और उसके साथियों का जायजा लिया। ये देखकर कि वे उस जगह से बिल्कुल अपरिचित लग रहे थे, उनके मन में कुछ बुरे इरादे पैदा हो गए। क्या तुमने वो ग्रुप देखा? वो लड़का तो बहुत अमीर लग रहा है। हाँ, किसने सोचा होगा कि ऐसा बच्चा करोड़पति बन जाएगा? क्या वह किसी बड़े परिवार से है? मुझे शक है कि आपने कभी किसी बड़े खानदान के वारिस को इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा है। वैसे भी हम यहाँ के सभी बड़े खानदानों के लोगों को जानते हैं, वे उनमें से नहीं है। हे कितना भाग्यशाली दिन है। खाना खाते खाते हमें एक बड़ी मोटी भेड़ देखने को मिल गई। मेरे पीछे आओ। उन लंबे आदमियों में से एक सबसे पहले खड़ा हुआ और फिर पूरा समूह अकड़ते हुए वीर की मेज की ओर बढ़ गया। यह देखकर कि इस समूह के सभी लोग नागा अकादमी की वर्दी पहने हुए थे, बाकी भोजन करने वालों में से किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी चुपचाप रेस्तरां से बाहर निकल गए। वीर और बाकी लोग अपने शिक्षकों से बिछड़ने के गम में डूबे हुए थे और उन्होंने पास आते हुए लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वीर को उनकी अनदेखी करते देख लंबे कद के नेता ने सीधे उस मेज पर पैर रख दिया जहां वीर और उसके दोस्त खाना खा रहे थे। अरे, क्या तुम सब अंधे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यह महान स्वामी आ गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अनदेखा करने की? उस लंबे आदमी का रवैया बेहद घमंडी और आक्रामक था। वीर के सामने रखे कटोरे में से कुछ नूडल सूप टक्कर के कारण बाहर छलक गया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। शिक्षक युधिष्ठिर के साथ हुए विवाद के कारण वह पहले से ही बहुत परेशान था। अब शांति से भोजन करने की कोशिश करते हुए किसी ने आकर झगड़ा शुरू कर दिया। उसकी दबी हुई भावनाएं पल भर में फूट पड़ी। वीर के हाथ में पल भर में चांदी की हड्डी से बना अजगर नुमा भाला प्रकट हो गया। फिर उसने अजगर की तरह भाला चलाया, जिससे दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। भाले की तेज धार सीधे उस आदमी की पिंडली को भेद गई, जिससे वह मजबूती से जमीन पर गिर गया। उस आदमी को यह समझने में कुछ पल लगे कि क्या हुआ था। उसने अपने घायल पैर को पकड़ लिया और दर्द से चीखने लगा। उसके आसपास खड़े तीनों लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वीर बिना एक शब्द भी तर्क किए हिंसा का सहारा लेगा, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। क्या तुम सब अंधे हो? इस बच्चे को सबक सिखाओ। घायल बछड़े वाले आदमी ने जोर से दहाड़ मारी। अरे बदमाश, तुमने हमारे बॉस को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। उन तीनों ने तुरंत अपने आध्यात्मिक हथियारों को बुलाने की तैयारी की, लेकिन वीर की बर्फीली निगाहों से वे जम गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। थंडरक्लैप रुद्र 108 हथेलियों के लगातार तेज प्रहारों से तीनों अकड़ी हुई आकृतियां हवा में उड़ गईं और मेज कुर्सियों के एक बड़े हिस्से से टकराकर उन्हें गिरा दिया। जो चार लोग कुछ क्षण पहले तक बेहद अहंकारी थे, वे अब जमीन पर पड़े लगातार कराह रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। वीर की ठंडी निगाहें उस आदमी पर पड़ी जिसका पैर दबा हुआ था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। उस आदमी को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। उसका शरीर कांप रहा था। वह घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगते हुए बोला, हे प्रभु, मेरी ही गलती है कि आंखें होते हुए भी मैं माउंट ईव को पहचान नहीं पाया। कृपया हमें बख्श दीजिए। वीर का उस समय किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऐसे घृणित रवैये वाले लोगों को देखकर वह स्वाभाविक रूप से क्रोध से भर गया
उसने तुरंत चांदी की हड्डी से बना अजगर भाला निकाला और धीमी आवाज में कहा, दफा हो जाओ। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। तुरंत ही मुख्य अभिनेता ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसकी पिंडली से अभी भी खून बह रहा है। वह घुटनों के बल गिर गया और वीर को बार बार प्रणाम किया। यह देखकर बाकी तीनों ने भी उनका अनुसरण किया और धीरे धीरे रेंगते हुए वीर की ओर झुककर प्रणाम किया। आज से पास खाना खा रहे कई लोग आश्चर्य से भर गए, लेकिन वीर को देखकर उनकी निगाहों में चिंता और सहानुभूति का भाव झलक रहा था। फिर जिस व्यक्ति के पैर में भाला घुसा था वह अन्य 3 लोगों के सहारे लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वे जाने वाले थे, मुख्य अभिनेता अचानक रुक गया और उसने पीछे मुड़कर एक तीखी नजर डाली। स्विश! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, चांदी की एक चमक उसके चेहरे के सामने से गुजरी। तीव्र दर्द ने उसे तुरंत पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया और वह ऐसे भागा जैसे अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। जैसे ही वे चारों चले गए, एक तरफ छिपा हुआ रेस्तरां मालिक धीरे धीरे बाहर निकल आया। रेस्तरां मालिक ने सावधानी से वीर के पास जाकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, युवक, तुम हाल ही में नागा अकादमी में आए होगे, है ना? वीर ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ये सचमुच नागा अकादमी में मेरा पहला दिन है। क्या कुछ गड़बड़ है? रेस्तरां का मालिक एक अधेड़ उम्र का गंजा आदमी था। उसने बेबसी से सिर हिलाया और आह भरी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ये लोग ड्रैगन गेट के सदस्य हैं। आपको सच में इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। ड्रैगन गेट? ये क्या है? वीर ने हैरानी से भौहें चढ़ा ली। ड्रैगन गेट 4 महान परिवारों के मुखिया नागेंद्र परिवार द्वारा नागा अकादमी में स्थापित एक संगठन है। नागा अकादमी में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वे लंबे समय से कमजोरों को परेशान करते आ रहे हैं। तुमने पहले ही दिन उन्हें नाराज कर दिया। मुझे डर है कि वे तुमसे बदला लेंगे। रेस्तरां मालिक ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। ओ, ये तो काफी दिलचस्प है। वीर ने एक पल के लिए सोचा। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। मेरी भी गलती है। मैंने लापरवाही बरती और गलती से आपके अलायंस कार्ड का बैलेंस बता दिया, वरना वे आपको निशाना नहीं बनाते। मुझे सच में बहुत खेद है, रेस्तरां मालिक ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। अगर वे मुझे ढूंढने नहीं भी आते तो मैं उन्हें ढूंढने जरूर जाता। इससे मेरी परेशानी बच गई। वीर मुस्कुराया और बेपरवाही से सिर हिलाते हुए बोला, फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सतर्क रहें। सौभाग्य से उन्होंने आपके नाम नहीं पूछे, वरना वे निश्चित रूप से बदला लेते। रेस्तरां मालिक ने गंभीरता से कहा, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपके कारोबार में बाधा डाली है। मुझे डर है कि अगर वे मुझे नहीं ढूंढ पाए तो वे आपसे बदला लेंगे। वीर ने माथे पर शिकन डाली, फिर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला, उस पर एक पंक्ति लिखी और मालिक को देते हुए कहा, कैसा रहेगा? अगर वे परेशानी खड़ी करने आए तो बस उन्हें ये नोट दे देना। मुझे यकीन है कि तब वे आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। रेस्तरां मालिक ने नोट उठाया और उस पर सरसरी नजर डाली, लेकिन अंदर लिखी बातों ने उसे चौंका दिया। उस नोट में लिखा था, ड्रैगन गेट के सभी लोग बेकार हैं, उन्हें पीटने वाला वीर है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, वे तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। रेस्तरां मालिक ने कांपते हुए वीर को नोट वापस देने की कोशिश की। इसे मना मत करो, नागा अकादमी सीमित ही है, हम कभी न कभी तो एक दूसरे से मिलेंगे ही। मेरी चिंता मत करो, बस समय आने पर उन्हें दिखा देना। वीर ने नोट सीधे मेज पर रख दिया। वीर और बाकी लोग ऐसे ही खाना खाते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और आधे घंटे बाद आराम से रेस्टोरेंट से निकले। लगभग 1 घंटे बाद ड्रैगन स्कूल की वर्दी पहने लोगों का एक समूह सीधे मध्यम श्रेणी के रेस्तरां में घुस गया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने मध्यम श्रेणी के रेस्तरां को इतनी सख्ती से घेर लिया कि पानी भी अंदर नहीं जा सकता था। सभी लोग कांपते हुए अपनी सीटों पर बैठे रहे, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। अभी अभी मेरे ड्रैगन गेट के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत किस कमीने ने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? उस व्यक्ति के दिखाई देने से पहले ही उसकी आवाज सुनाई दी। लगभग 1.9 मीटर लंबा एक दुबला पतला आदमी भीड़ से घिरा हुआ सीधे रेस्तरां में दाखिल हुआ। लंबे कद के उस व्यक्ति ने अंदर ड्रैगन स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन बाहर उसने एक लंबा ट्रेंच कोट ओढ़ा हुआ था और वह कई आकर्षक महिलाओं से घिरा हुआ था। उस लंबे आदमी की निगाहें पूरे कमरे में घूम गईं। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में आंखें मिलाए। आखिरकार उसकी निगाहें रेस्तरां के मालिक पर टिक गईं। वह अकड़कर रेस्तरां के मालिक के पास गया और उसके सामने ऐसे रुक गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। थप्पड़। रेस्तरां मालिक के कुछ बोलने से पहले ही उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे कर्कश आवाज आई, तुम इस घटिया रेस्टोरेंट के मालिक हो? लंबे आदमी का लहजा बेहद ठंडा और घमंडी था। हाँ। रेस्तरां मालिक ने अपने सूजे हुए गाल को पकड़ लिया और सिर झुकाकर धीरे से बोला, अभी मेरे ड्रैगन गेट पर हमला करने वाले लोग कहाँ हैं? लंबे कद के व्यक्ति ने भारी स्वर में पूछा। वे चले गए। ये वो नोट है जो वे पीछे छोड़ गए। रेस्तरां
मालिक ने वीर द्वारा छोड़े गए नोट की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा। उस लंबे आदमी की निगाह धीरे धीरे घूमी और अंततः उस संक्षिप्त नोट पर टिक गई। उसने धीरे से नोट उठाया, फिर उसके चेहरे की नसें फूल गईं और उसके हाथ में रखा नोट चूर्ण में बदल गया। धिक्कार है, एक नौसिखिए छात्र की हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रैगन गेट का सार्वजनिक रूप से अपमान करने की। उसे न तो आकाश की ऊंचाई का ज्ञान है और न ही पृथ्वी की गहराई का। लंबे कद के व्यक्ति ने मुट्ठी भींचकर क्रोध में दहाड़ मारी। दरअसल आपके लोगों ने ही पहले उनका अपमान किया था, इसलिए उन्होंने पलटवार किया। रेस्तरां मालिक ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा। अचानक उस लंबे आदमी ने एक जोरदार लात मारी, जिससे रेस्तरां का मालिक हवा में उड़ गया और लात की जोरदार ताकत से वह सीधे उसके पीछे स्थित शराब की अलमारी में जा गिरा। भयंकर बल के कारण शराब की कई बोतलें फट गईं, जिससे पूरा वाइन कैबिनेट अस्त व्यस्त हो गया। मुंह भर खून थूकने के बाद रेस्तरां मालिक बेहोश हो गया। तुम जैसे तुच्छ लोगों को कब से यह अधिकार मिल गया कि तुम मेरे ड्रैगन गेट को नियम बताओ? लंबे आदमी ने धीरे से अपना पैर पीछे खींचा और फिर गौर तिरस्कार के भाव से अपने पैर से धूल झाड़ी। जो लोग पहले से खाना खा रहे थे, सबने अपने सिर नीचे कर लिए, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक पल के लिए पूरे रेस्तरां में एक भयानक माहौल छा गया और हर कोई सर्दियों में टिड्डियों की तरह शांत हो गया। निरंजन, अब हमें क्या करना चाहिए? लंबे कद के व्यक्ति के आसपास खड़े कई लोगों ने पास आकर पूछा। विशैला मकड़ी राजा निरंजन नाम के उस व्यक्ति ने बड़ी घृणा से उस रेस्तरां को देखा और गहरी आवाज में कहा, ये नीच आदिवासी ड्रैगन स्केल अकादमी में नहीं होने चाहिए। कल मैं इस रेस्तरां को खुला नहीं देखना चाहता, समझे? हाँ। ड्रैगन गेट के कई सदस्यों ने सम्मान पूर्वक सिर हिलाया, फिर अपने बगल में बैठे कई सदस्यों को इशारा किया। देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट अकासा में तब्दील हो गया। चारों ओर तोड़फोड़ की आवाजें और लोगों के लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। कितना सुंदर संगीत है। निरंजन को अकासा के संगीत का भरपूर आनंद मिलता हुआ प्रतीत हुआ। उसने एक बड़े गिलास को एक भयावह मुस्कान के साथ पकड़ा, गिलास में एक बोतल रेड वाइन डाली, एक घूंट लिया और फिर उसे थूक दिया। छी, क्या ये आदिवासी घोड़े का पेशाब पीते हैं? कितना निराशाजनक है। इतना कहकर वह अपने अनुयायियों से घिरा हुआ फिर से रेस्तरां से बाहर निकल गया। वीर, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे सचमुच 3 सिर और 6 हाथ हैं? आकाश, मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? आकाश की आंखों में निर्मम हत्या का इरादा झलक रहा था। चांदनी में उसका चेहरा कुछ पीला सा लग रहा था। दूसरी ओर वीर और अन्य लोग रात का खाना खत्म करने के बाद विला लौट आए। शिक्षक युधिष्ठिर और जागृति लौट आए और उन्होंने उन्हें बताया कि वे कल आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करेंगे। डीन जोगिंदर स्वयं उन्हें भीतरी प्रांगण में ले जाते थे और उनसे कहते थे कि वे खुद को तैयार करें और भीतरी प्रांगण के शिक्षकों पर अच्छी छाप छोड़ने का प्रयास करें। सभी ने बेरुखी से जवाब दिया, मानो वे अब भी उदासी में डूबे हुए हों। वीर सबसे पहले अपने कमरे में लौटा। एक क्षण ध्यान लगाने के बाद उसने 8 स्वर्ण श्रेणी के 1000 विष राक्षसी मकड़ियों को निकाला। 1000 विष उसने डीन जोगिंदर से 8 स्वर्ण श्रेणी के स्पिरिट कार्ड इसलिए मांगे थे ताकि उन्हें 2 बैंगनी स्वर्ण श्रेणी के मायरिड पॉइजन स्पाइडर सम्राटों में संश्लेषित किया जा सके। मायरिड पॉइजन वर्तमान में वह जिस उच्चतम श्रेणी के स्पिरिट कार्ड का उपयोग कर सकता था वह बैंगनी सुनहरे रंग का था, और जिस उच्चतम श्रेणी के स्पिरिट कार्ड को वह अवशोषित कर सकता था वह प्लेटिनम श्रेणी का था। फिलहाल उसके पास 2 विकल्प थे। वह सभी प्लेटिनम ग्रेड स्पिरिट कार्ड को अवशोषित कर सकता था और फिर लेवल 6 बैटल स्पिरिट किंग बनने के बाद पर्पल गोल्ड ग्रेड स्पिरिट कार्ड को अवशोषित कर सकता था। इस स्थिति में उनके स्पिरिट कार्ड की संरचना में 3 स्वर्ण, 1 प्लेटिनम और 1 बैंगनी स्वर्ण कार्ड शामिल होंगे। हालांकि वह लेवल 6 बैटल स्पिरिट किंग बनने के बाद 2 बैंगनी सुनहरे रंग के स्पिरिट कार्ड को अवशोषित करने का विकल्प भी चुन सकता है। ऐसी स्थिति में उसके पास 3 सुनहरे और 2 बैंगनी सुनहरे रंग के स्पिरिट कार्ड होंगे। हालांकि अभी प्लैटिनम ग्रेड स्पिरिट कार्ड को अवशोषित करने से उसके अपग्रेड का समय काफी कम हो सकता है, लेकिन इसकी क्षमता स्पष्ट रूप से दूसरे विकल्प जितनी अधिक नहीं थी। इसके अलावा प्लैटिनम ग्रेड की यह असंख्य विष मकड़ी रानी एक विष प्रकार की आत्मा थी। हालांकि इसकी आक्रमण शक्ति उतनी प्रबल नहीं थी, फिर भी इसका विष उच्चतम स्तर का था। अनुमान था कि एक परिपक्व थॉर्न डेमोनस भी इसे अवशोषित करने में पूर्ण विश्वास नहीं रखेगी। इसलिए गहन विचार विमर्श के बाद उन्होंने लेवल 6 बैटल स्पिरिट किंग बनने के बाद 2 बैंगनी सुनहरे रंग के स्पिरिट कार्डों को आत्मसात करने का निर्णय लिया। वीर द्वारा इस प्रकार की आत्मा को चुनने का कारण ओल्ड चू का सुझाव भी था, क्योंकि यदि लकड़ी तत्व वाली युद्ध आत्मा
मुख्य रूप से शारीरिक हमले पर ध्यान केंद्रित करती है, तो यद्यपि यह अन्य तत्वों की तुलना में बहुत कमजोर नहीं होगी, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं होंगी। एक वैकल्पिक आक्रमण और नियंत्रण विधि के रूप में जहर आक्रमण का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है और 2 बैंगनी सुनहरे रंग के असंख्य विष मकड़ी सम्राट वन क्षेत्र के तुलनीय असंख्य विष क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं। वन क्षेत्र और असंख्य विष क्षेत्र पूरी तरह से विपरीत अस्तित्व है। एक अनंत जीवन शक्ति प्रदान करता है और सभी चीजों को ठीक करता है। दूसरा बंजरपन लाता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। बैंगनी स्वर्ण कार्ड, ये दोनों आग और पानी की तरह एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए थे, लेकिन थॉर्न एन्चेंट्रेस सबसे शक्तिशाली लकड़ी तत्व युद्ध आत्मा होने के नाते इन 2 चरम डोमेन को संतुलित करने में सक्षम एकमात्र अस्तित्व थी। थॉर्न एन्चेंट्रेस, जिसके पास 2 चरम डोमेन थे, एक शक्तिशाली हस्ती थी जो एक ही विचार से जीवन और मृत्यु पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम थी। इसके अलावा यह थॉर्न एन्चेंट्रेस के भविष्य के विकास के लिए एक बेहतर आधार तैयार करेगा, जिससे उसके सुप्रीम सेक्रेड स्पिरिट में विकसित होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। वीर अंततः अपने चिंतन से बाहर आया। फिर उसने 8 सोने के जादुई आत्मा कार्ड अपने सामने रख दिए। इसके बाद उसने दानव आत्मा कार्ड फ्यूजन सिस्टम को बुलाया और उन्हें 2-2 के समूह में संश्लेषित किया। एबिस सीरीज के बैंगनी सोने के दानव आत्मा कार्डों का संश्लेषण करना उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। इसे पूरा करने में कई घंटे लग गए। वीर ने अपने माथे से पसीना पोंछा, फिर उत्साह से अपने हाथों में मौजूद 2 बैंगनी स्वर्ण स्तरीय 10,000 विष मकड़ी सम्राट असंख्य विष कार्ड उठाए। उसने उस दानव आत्मा कार्ड का बारीकी से अवलोकन किया जो बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और प्लैटिनम दानव आत्मा कार्ड से भी अधिक भारी लग रहा था। इसके पिछले हिस्से पर अभी भी बैंगनी सुनहरे रंग का एबिस आई पैटर्न बना हुआ था, जबकि सामने की तरफ सजीव दिखने वाले दानव आत्मा का पैटर्न प्रदर्शित था। बैंगनी सोने का दानव आत्मा 10,000 विषैले मकड़ी सम्राट अब एक बदसूरत विषैली मकड़ी नहीं थी, बल्कि एक सुंदर महिला की छवि थी जिसका सिर मानव जैसा और शरीर मकड़ी जैसा था। 10,000 विषैली मकड़ियों के सम्राट के ऊपरी शरीर पर बैंगनी सोने का कवच था और उसके 8 पतले मकड़ी जैसे पैर लगातार आगे पीछे हिलते रहते थे। वीर को हमेशा यह भ्रम रहता था कि डेमन स्पिरिट कार्ड के भीतर मौजूद दानव आत्मा उसे घूर रही है, मानो उस दानव आत्मा ने चेतना प्राप्त कर ली हो। उसने तुरंत नजरें हटाई, दानव आत्मा कार्ड को बुलाया और इन 2 बैंगनी स्वर्ण स्तरीय दानव आत्मा कार्डों को दानव आत्मा संहिता के सक्रिय पृष्ठ में रख दिया। अवशोषित न होने पर भी इस बैंगनी स्वर्ण स्तर के दानव आत्मा कार्ड में अवशोषित प्लैटिनम दानव आत्मा कार्ड के बराबर शक्ति थी। इसलिए वीर को तात्कालिक लाभ या हानि की चिंता नहीं थी। कम से कम उसकी वर्तमान शक्ति में जरा भी कमी नहीं आएगी। अपने हाथ के हल्के इशारे से दूसरे दानव आत्मा कक्ष में मौजूद सभी दानव आत्मा कार्ड बाहर निकल आए। वीर की आंखों के सामने 5 दानव आत्मा कार्डों ने पंखे के आकार का निर्माण किया। 3 स्वर्ण जादुई आत्मा कार्ड और 2 बैंगनी स्वर्ण दानव आत्मा कार्ड। तीनों स्वर्णिम जादुई आत्मा कार्डों के चारों ओर एक सुनहरा प्रभा मंडल था जो यह दर्शाता था कि वे समाहित हो चुके थे। अन्य 2 बैंगनी सुनहरे दानव आत्मा कार्डों में बैंगनी सुनहरा प्रभा मंडल नहीं था, जो दर्शाता है कि वे अवशोषित नहीं हुए थे, लेकिन इससे उनके सामान्य उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उफ, मैं बहुत थक गया हूँ। वीर ने 5 दानव आत्मा कार्डों को देखा, खुशी से सिर हिलाया और उन्हें एक तरफ रख दिया। इसके बाद वीर ने स्नान किया और 1 घंटे तक ध्यान किया, फिर धीरे धीरे सो गया। उन्होंने पाया कि यहाँ ध्यान और आध्यात्मिक साधना की दक्षता पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज थी, जिसका अर्थ था कि साधना की गति भी तेज होगी। अगली सुबह जब अभी भी मंद रोशनी थी, डीन जोगेंद्र उन्हें आंतरिक अकादमी ले जाने के लिए आए। इस बार गुरु युधिष्ठिर और गुरु जागृति नहीं आए और उन्हें पता नहीं था कि वे जागे नहीं थे या जानबूझकर आने से इनकार कर दिया था। भविष्य में फिर मिलने के अवसर अवश्य मिलेंगे। शिक्षक युधिष्ठिर को भी जल्द ही बाह्य अकादमी में रिपोर्ट करना है। आप पहले मेरे साथ आंतरिक अकादमी चलें, कहीं समय न चूक जाए। डीन जोगेंद्र ने सुझाव देने से पहले एक क्षण प्रतीक्षा की। ठीक है, सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर डीन जोगेंद्र के कदमों का अनुसरण करते हुए आंतरिक अकादमी की ओर चल दिए। आंतरिक अकादमी का उद्घाटन, चूंकि दूरी ज्यादा नहीं थी,
इसलिए वीर और अन्य लोग डीन जोगेंद्र के मार्गदर्शन में आंतरिक अकादमी की ओर पैदल चल पड़े। आंतरिक अकादमी पूरे नागा अकादमी के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में स्थित थी। हालांकि यह बाहरी अकादमी से केवल एक दीवार द्वारा अलग थी, लेकिन वहां का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वीर ने गौर किया कि आंतरिक अकादमी जाते समय उन्होंने काफी ध्यान आकर्षित किया। उन लोगों की निगाहों में ईर्ष्या और जलन थी। संक्षेप में कहें तो उन्होंने बहुत ध्यान खींचा। आखिरकार डीन जोगेंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से आंतरिक अकादमी तक ले जाए जाने वाले छात्र एक दुर्लभ अस्तित्व थे। वे या तो 4 महान परिवारों के प्रत्यक्ष वंशज थे या असाधारण प्रतिभा वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे चाहे जिस भी श्रेणी में आते हों, उनका भविष्य असीमित था। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने इतना ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि वे इनर एकेडमी जाने वाले अकेले नहीं थे। वहां अन्य छात्र भी जा रहे थे। उन लोगों को वीर और अन्य लोगों जैसा अच्छा व्यवहार नहीं मिला। उनमें से अधिकांश लोग कुछ निराश दिखते हुए अपने दम पर आंतरिक अकादमी की ओर जा रहे थे। डीन जोगेंद्र, क्या ये लोग भी इनर एकेडमी जा रहे हैं? वीर ने कुछ उलझन के साथ पूछा। सटीक रूप से कहें तो नहीं, वे केवल इनर एकेडमी के मूल्यांकन में भाग लेने जा रहे हैं। यदि वे उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वे इनर एकेडमी के छात्र बन सकते हैं, लेकिन उत्तीर्ण होने की दर आमतौर पर बहुत कम होती है। ये मत देखिए कि कितने लोग जा रहे हैं, अंत में वास्तव में उत्तीर्ण होने वाले लोग संभवतः बहुत कम होते हैं। डीन जोगेंद्र ने अत्यंत धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। तो क्या हमें इनर एकेडमी का मूल्यांकन भी पास करना होगा? काव्या ने सीधे पूछा। बिल्कुल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पर 7 प्रमुख ठिकानों की चैंपियन टीमों को आंतरिक अकादमी में प्रवेश की गारंटी दी जाती है। ये दुर्लभ प्रतिभाएं हैं, इसलिए हमारी अकादमी स्वाभाविक रूप से उन्हें निखारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। डीन जोगेंद्र ने हंसते हुए कहा। इन 7 प्रमुख अड्डों पर इंटरमीडिएट लीग आयोजित की जाएंगी और इंटरमीडिएट लीग चैंपियनशिप जीतने वाली प्रत्येक टीम को 4 महान पवित्र अकादमियों से व्यापक ध्यान प्राप्त होगा। आमतौर पर ऐसी चैंपियन टीमों की प्रतिभा बेहद असाधारण होती थी और उन्हें लगभग हमेशा बिना किसी मूल्यांकन की आवश्यकता के अध्ययन के लिए आंतरिक अकादमी में सीधे प्रवेश की गारंटी मिल जाती थी। ये कोलाज प्रवेश परीक्षा के दौरान प्रांतीय स्तर पर शीर्ष छात्र होने के बराबर था। उन्हें निश्चित रूप से अकादमिक जगत से विशेष ध्यान मिलेगा। वीर उस तरह के अस्तित्व से ताल्लुक रखता था जिसकी प्रतिभा असाधारण स्तर की थी और उनके अस्तित्व से शिष्यों को भी अत्यधिक दबाव महसूस होता था। आंतरिक अकादमी का यह मूल्यांकन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता था और यह लगभग पूरी नागा अकादमी के लिए एक भव्य उत्सव जैसा होता था। बाहरी अकादमी के सभी शिष्य, चाहे वे मूल्यांकन में भाग ले रहे हों या नहीं, इस उत्साह को देखने के लिए आते थे। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि अधिक मूल्यांकन परियोजनाएं देखने को मिलेंगी ताकि वे सफलतापूर्वक मूल्यांकन उत्तीर्ण कर सकें और भविष्य में इनर एकेडमी के छात्र बन सकें। आउटर एकेडमी के कई दर्शकों के बीच लोगों का एक समूह बेहद अलग दिख रहा था। उनके आसपास लगभग कोई नहीं था और सभी उनसे बहुत ही अधिक दूरी बनाए हुए थे। छी, ये तो बस कुछ और नासमझ लोग हैं जिन्हें अपनी हद का पता नहीं। क्या इनर एकेडमी में दाखिला पाना वाकई इतना आसान है? आकाश ने ठंडी सांस लेते हुए इनर एकेडमी की ओर जा रहे छात्रों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। युवा स्वामी आकाश वही कमीना है जिसने मुझे पहले पीटा था। अचानक आकाश के बगल में बैसाखी के सहारे खड़ा एक व्यक्ति वीर और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए उत्साह से बोलने लगा। आकाश की निगाहें तुरंत वीर और बाकी लोगों पर टिक गईं। फिर उसने भौहें चढ़ाकर धीमी आवाज में कहा, इस समूह का क्या इतिहास है? डीन जोगेंद्र ने इन्हें स्वयं इनर एकेडमी तक पहुंचाया। क्या ये सचमुच 4 महान परिवारों के वंशज हो सकते हैं? युवा स्वामी आकाश, आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। लंगड़े आदमी ने आकाश की आस्तीन खींची और विनती की। आकाश ने बड़े गुस्से से उस आदमी को लात मारकर दूर धकेल दिया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि डीन जोगेंद्र उनके साथ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि डीन जोगेंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा दिए जाने वाले व्यक्ति का रुतबा मामूली होता है? अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो प्लीज। तुम दिन भर मेरे लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं करते। नीला ड्रैगन टोटेम, जिस व्यक्ति को लात मारकर दूर फेंक दिया गया था, वह उठने के लिए संघर्ष करता रहा और दुख भरी नजर से एक तरफ घुटने टेक कर बैठ गया। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डीन जोगेंद्र वहां से गुजरते हुए अचानक रुक गए। फिर आकाश की ओर देखकर ठंडे स्वर में बोले, आकाश, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, क्या तुम थोड़ा संयम नहीं बरत सकते? आकाश ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और बहुत ही विनम्रता से कहा, डीन जोगेंद्र, अगली बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ
डीन जोगेंद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर बिना कुछ और कहे धीरे धीरे उनके पास से चले गए। जब वीर उनके पास से गुजरा तो एक पल के लिए उसकी नजरें आकाश से मिली, फिर वे एक दूसरे को छूते हुए आगे बढ़ गए। डीन जोगेंद्र और अन्य लोगों के दूर जाते ही आकाश ने अपना दबंग रवैया फिर से अपना लिया। छी, बूढ़ा अपनी वरिष्ठता का फायदा उठा रहा है। अब मुझे आंतरिक अकादमी में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तब देखते हैं तुम मुझे कैसे नियंत्रित करते हो, आकाश ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। आकाश ने वीर को इनर एकेडमी में प्रवेश करते हुए देखा। उसके दिल में ईर्ष्या की एक अकथनीय आग भयंकर रूप से जल रही थी। आते ही उसे किस आधार पर आंतरिक अकादमी में प्रवेश मिल जाएगा? धिक्कार है। आकाश ने बेहद असंतुष्ट होकर ठंडी सांस ली। जिज्ञासावश प्रेरित होकर वह आंतरिक अकादमी की ओर चल पड़ा। क्योंकि उस दिन मूल्यांकन का दिन था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए कोई पहरेदार नहीं थे और वे आसानी से आंतरिक अकादमी में प्रवेश कर गए। डीन जोगेंद्र के नेतृत्व में वीर और अन्य लोग सीधे आंतरिक अकादमी की ओर चल पड़े। डीन जोगेंद्र को देखकर अन्य लोगों ने उनका विनम्रता पूर्वक अभिवादन किया और रास्ता बनाते हुए उनके लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी। जैसे ही उन्होंने आंतरिक अकादमी के द्वार में प्रवेश किया, उन्होंने एक विशाल चट्टान देखी जिस पर नीले रंग के ड्रैगन का प्रतीक चिन्ह उकेरा गया था। ये नीला ड्रैगन टोटेम सजीव प्रतीत हो रहा था, मानो वह अभी भी चट्टान के भीतर इधर उधर तैर रहा हो। वीर जैसे ही इस जगह में दाखिल हुआ, उसे अपने ऊपर एक बेहद तीव्र दबाव का एहसास हुआ। यह एहसास अराजकता के केंद्र द्वारा उत्पन्न दबाव से किसी भी तरह कम नहीं था। हालांकि दबाव के दोनों प्रकार पूरी तरह से अलग थे। एक भय के करीब था, जबकि यह नीला ड्रैगन टोटेम एक राजसी दमन था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें लगा मानो एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा हो, मानो हर कदम के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही हो। नीले ड्रैगन के दबाव का सामना करने के लिए उनके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। वीर को कोई खास परेशानी नहीं हुई। आखिरकार वह अराजकता की आंख के चरम भय परीक्षण का अनुभव कर चुका था। हालांकि यह नीला ड्रैगन टोटेम शक्तिशाली था, लेकिन इससे वीर को कोई खास कठिनाई नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे लोग इससे अप्रभावित थे। आंतरिक अकादमी में प्रवेश करने वालों में से 80% लोग इस नीले ड्रैगन पत्थर के सामने फंस गए थे, एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ थे। ये सिर्फ परीक्षार्थियों की बात नहीं थी। रोहन और वीर के अलावा बाकी लोग भी अभी तक युद्धात्मा राजा नहीं बने थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे डूब रहे हों, बिल्कुल हिलने डुलने में असमर्थ हों। यदि वे आंतरिक अकादमी के द्वार में ठीक से प्रवेश करने से पहले ही इस नीले ड्रैगन पत्थर से टकरा जाते तो यह वास्तव में कुछ हद तक अस्वीकार्य होता। वीर ने भौहें चढ़ाईं और चांदी की हड्डी से बना अजगर भाला तुरंत उसके हाथ में आ गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, एक धीमी अजगर जैसी दहाड़ गूंज उठी। एक सफेद ड्रैगन की आकृति आकाश को चीरती हुई गुजरी और नीले ड्रैगन पत्थर पर बना टोटेम पल भर में एक निर्जीव वस्तु की तरह हो गया, जिसमें जरा सी भी हलचल नहीं थी। अचानक घटना स्थल पर मौजूद वे सभी लोग जो नीले ड्रैगन पत्थर से बंधे हुए थे, उन्होंने अपनी निगाहें वीर पर टिका दी। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। आखिर ये व्यक्ति कौन है? उसने सचमुच नीले ड्रैगन टोटेम को पल भर में निष्क्रिय कर दिया। ये जानना जरूरी है कि ये मूल्यांकन का वीर के इस कृत्य ने निस्संदेह चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। इनर एकेडमी चयन के पहले चरण में नीले ड्रैगन पत्थर के दबाव को पार करना आवश्यक था, तभी किसी के पास अगले मूल्यांकन में प्रवेश करने की योग्यता होती थी। आमतौर पर इस चरण में 10 में से 8 या 9 प्रतिभागी बाहर हो जाते थे, लेकिन वीर के आने से आयोजन स्थल पर मौजूद सभी लोगों ने नीले ड्रैगन पत्थर के मूल्यांकन को आसानी से पास कर लिया। डीन जोगेंद्र काफी देर तक स्तब्ध रहे, अपने बगल में बेपरवाह बैठे वीर को खाली निगाहों से घूरते रहे और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। डीन जोगेंद्र को अचानक रुकते देख वीर ने पूछा, डीन जोगेंद्र, आपको क्या हुआ है? इसके बाद डीन जोगेंद्र अचानक होश में आ गए। उनका चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था और उन्होंने कहा, तुमने अभी क्या किया? वीर ने अपना सिर खुजाया और थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। इस टूटे हुए पत्थर से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा नीचे कर दिया। सेठ, थोड़ा शांत हो जाओ। डीन जोगेंद्र के होंठ अनजाने में फड़कने लगे।
इस नीले ड्रैगन पत्थर पर बना नीला ड्रैगन प्रतीक स्वयं नीले ड्रैगन संत आत्मा राजा द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बुरी आत्माओं को दबाना था, जिससे सामान्य बुरी आत्माओं के लिए नागा अकादमी के आंतरिक भाग में प्रवेश करना असंभव हो जाता था। इसमें नीले ड्रैगन के सच्चे खून की एक बूंद भी डाली गई थी, जो 4 महान पवित्र आत्माओं में से एक है, और सैकड़ों वर्षों के बाद भी इसमें सर्वोच्च दिव्य शक्ति मौजूद थी। यदि कोई युद्ध आत्मा सम्राट भी उपस्थित होता तो वे अधिक से अधिक उसकी ड्रैगन शक्ति को थोड़े समय के लिए ही दबा सकते थे। वे उसे लंबे समय तक अप्रभावी नहीं बना सकते थे। फिर भी अकादमी का यह खजाना वीर की एक चीख से बेअसर हो गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मूल्यांकन में भाग लेने वाले आउटर एकेडमी के कई शिष्यों के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान दिखाई दी और उनमें से कई ने कृतज्ञता के साथ वीर को प्रणाम किया। ये तो बस एक छोटा सा प्रयास था, हम सब सहपाठी हैं, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। वीर ने आंतरिक अकादमी मूल्यांकन में भाग ले रहे लोगों के समूह की ओर हाथ जोड़कर इशारा किया। तुरंत ही वीर और अन्य लोग डीन जोगेंद्र के मार्गदर्शन में नागा इनर अकादमी की ओर चल पड़े। सभी लोग वीर की दूर जाती हुई आकृति को देखते रहे और उसके बारे में गर्मागर्म चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लगता है कि इस नवागंतुक ने आंतरिक अकादमी में प्रवेश पाने के लिए किसी जान पहचान का सहारा नहीं लिया। नीले ड्रैगन पत्थर जैसे जादुई खजाने को बेअसर कर पाना वाकई अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नवागंतुक सचमुच बहुत आकर्षक है, इतना प्रतिभाशाली और फिर भी इतना विनम्र। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी कोई प्रेमिका है। मुझे लगता है तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम उसके बगल में खड़ी उस खूबसूरत महिला से कहीं कमतर हो। लगता है अकादमी की सबसे खूबसूरत महिला के लिए एक और दावेदार है। कुछ समय के लिए सभी लोग वीर के बारे में चर्चा करने लगे और अधिकांश लोगों की वीर के बारे में बहुत अच्छी राय बन गई। डीन जोगेंद्र द्वारा वीर और अन्य लोगों को एक लंबे गलियारे से ले जाने के बाद वे आधिकारिक तौर पर आंतरिक अकादमी क्षेत्र में पहुंच गए। वीर के आंतरिक अकादमी में कदम रखते ही उसने अपने ऊपर एक कहीं अधिक समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में कम से कम 2 गुनी थी। चारों ओर अनेक विशालकाय आध्यात्मिक वृक्ष थे जिनसे बहुमूल्य प्रकाश निकल रहा था। बाहरी अकादमी में ऐसे ऊंचे और सुंदर आध्यात्मिक वृक्ष कहीं और नहीं देखे जा सकते थे। अनुमान लगाया गया कि यहाँ की प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा इन्हीं आध्यात्मिक वृक्षों के कारण थी। प्रत्येक आध्यात्मिक वृक्ष लगभग 100 मीटर ऊंचा था। लगभग 3 लोग उसे बाहों में भर सकते थे और उसका रंग हरा था। इन आध्यात्मिक वृक्षों से अनगिनत दृश्यमान आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। इन प्राचीन वृक्षों और साधारण वृक्षों के बीच का अंतर उनकी छाल थी, जो देखने में तराजू जैसी लगती थी और हरे रंग की धात्विक चमक बिखेरती थी, जो असाधारण रूप से सुंदर थी। अचानक वीर को अपनी आध्यात्मिक चेतना में अपने दूसरे दानव आत्मा कार्ड में हलचल महसूस हुई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह इन पेड़ों से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। डीन जोगेंद्र, ये पेड़ कितने सुंदर हैं। ये किस तरह के पेड़ हैं? काव्या ने चारों ओर फैले ऊंचे पेड़ों को निहारते हुए देखा। इन प्राचीन वृक्षों का नाम हरे रंग का वृक्ष है। किंवदंती है कि जब नीला अजगर पवित्र आत्मा बना तो ये हरे रंग के वृक्ष भी उसके साथ उगाए, इसलिए ये हमारे नाग अकादमी के अनमोल वृक्ष बन गए। यही एक मुख्य कारण है कि इतने सारे लोग हमारी आंतरिक अकादमी में प्रवेश पाने के लिए उत्सुक हैं। डीन जोगेंद्र ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओ, तो बात ऐसी है। काव्या ने सिर हिलाया और धीरे से बोली, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं ग्रैंड डीन से मिलने जाता हूं और आपके लिए आधिकारिक तौर पर इनर एकेडमी के दस्तावेज जारी करवा देता हूं। डीन जोगेंद्र ने वीर और अन्य लोगों का अभिवादन किया और फिर एक ऊंची इमारत की ओर चल दिए। ठीक है डीन जोगेंद्र, वीर ने सिर हिलाया और वहीं खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। इस दौरान उनका ध्यान शीघ्र ही इनर एकेडमी की सबसे ऊंची इमारत यानी विशालकाय एज्योर ड्रैगन टावर की ओर आकर्षित हुआ। पहले जब वह बाहरी अकादमी में था तो उसे एज्योर ड्रैगन टावर का पूरा दृश्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। आंतरिक अकादमी में आधिकारिक रूप से प्रवेश करने के बाद ही उसे इस एज्योर ड्रैगन टावर का पूरा दृश्य देखने को मिला। ये एज्योर ड्रैगन टावर उसकी कल्पना से कहीं अधिक भव्य था। इसकी सीधी छोटी बादलों को भेद रही थी और इससे निकलने वाला दबाव 1000 मीटर दूर से भी महसूस किया जा सकता था। वीर को ऐसा लग रहा था मानो वह मीनार में कैद राक्षसी जानवरों की हिंसक दहाड़ें अपने कानों में सुन सकता हो। लेकिन जब भी वह अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करके जांच पड़ताल करना चाहता तो उसे लगता कि वह ऐसा कर ही नहीं पा रहा है। ऐसा लगता था मानो कोई
शक्तिशाली ताकत उसकी जासूसी करने की क्षमता को रोक रही हो। तुरंत ही वीर ने अपना ध्यान जियो ड्रैगन टॉवर से हटाकर नागा अकादमी के अन्य दृश्यों की ओर लगाया। नागा इनर अकादमी में अभी अभी प्रवेश करने वाले सभी लोग स्वाभाविक रूप से हर चीज के बारे में उत्सुक थे और आलिया और अन्य लोग भी थोड़ी दूर इधर उधर घूम रहे थे। टहलते चलते आलिया थोड़ा आगे चली गई और उसकी नजर नामों से खुदी हुई 3 पत्थर की पट्टियों पर पड़ी। नागा रैंकिंग, ये क्या चीज है? आलिया पहली पत्थर की शिला के पास आई और धीरे से बोली। फिर उसने इस पहले नागा रैंकिंग को देखा। उसकी आंखें तेजी से पट्टिका पर लिखे शिलालेख को स्कैन करती रहीं और अंत में जब उसने एक नाम देखा तो उसकी आंखें अचानक उस पर केंद्रित हो गईं। बहन आलिया, आप क्या देख रही हैं? अचानक काव्या आलिया के पीछे प्रकट हुई और उसके कंधे पर थपथपाया। कुछ नहीं, बस यूं ही देख रही हूँ, आलिया हकलाते हुए बोली। वीर ने आलिया की ओर देखा जिसका चेहरा कुछ अजीब सा था। फिर अपने सामने रखी पत्थर की शिला पर एक नजर डाली और तीखे स्वर में कहा, नागा रैंकिंग, ये क्या है? इसके बाद वीर और रोहन भी उत्सुकतावश वहां गए और उस पत्थर की शिला को देखने लगे। नागा रैंकिंग, इन नामों का क्या मतलब है? वीर ने इसे सरसरी तौर पर देखा और भौहें चढ़ा लीं। यह नाग टैबलेट है और इसके ऊपर नाग रैंकिंग की सूची है जिसमें नाग अकादमी के सभी शक्तिशाली योद्धाओं की रैंकिंग दर्ज है। पलक झपकते ही एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वीर और बाकी लोग लगभग एक ही समय पर मुड़ गए। फिर उन्होंने 4 परिचित लोगों को देखा। वे राजगढ़ युद्ध दल के 4 सदस्य थे और वे अपने चेहरों पर मुस्कान लिए वीर की ओर बढ़ रहे थे। वीर, बहुत दिनों बाद मिले। राजीव ने वीर से मुट्ठी मिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तुम यहाँ क्यों हो? वीर ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। क्यों? क्या वीर का मतलब ये है कि मैं नागा इनर एकेडमी में शामिल नहीं हो सकता? राजीव ने हल्की सी मुस्कान के साथ पलटकर पूछा। हाँ, तुम्हें पता है मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वीर दिल खोलकर हंसा। राजीव और बाकी लोगों के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी थी। हालांकि वे थोड़े घमंडी थे, लेकिन इसका कारण उनकी परवरिश थी। लेकिन उनके चरित्र में कोई समस्या नहीं थी। कम से कम यह वीर की पसंद के अनुरूप था और दोस्तों के रूप में वे अच्छे उम्मीदवार थे। बेशक हमने मूल्यांकन पास करके ही मुख्य कोर्ट में जगह बनाई। 7 प्रमुख ठिकानों में से शीर्ष 3 टीमों का मूल्यांकन पहले ही हो चुका होता है। सौभाग्य से हमारा मूल्यांकन बहुत आसानी से हो गया और हम बहुत सहजता से मुख्य कोर्ट में प्रवेश कर गए। राजीव ने सहजता से कहा। इस वर्ष केंद्रीय भारत टीम की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। वास्तव में वे केंद्रीय भारत अकादमी के इतिहास में शीर्ष 3 टीमों में स्थान पा सकते थे। बस शाही युद्ध टीम बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था कि वे इतनी आसानी से भीतरी प्रांगण में प्रवेश कर गए और वीर को भी ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। तो आपको बधाई हो, अब से हम सहपाठी हैं, वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ड्रैगन स्केल अकादमी में सेंट्रल भारत बेस से बहुत कम छात्र हैं। वीर, अब से तुम्हें मेरा ज्यादा ख्याल रखना होगा, राजीव ने जानबूझकर थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा। वह वीर की ताकत का बहुत बड़ा प्रशंसक था। स्वभाव से अभिमानी होने के कारण वह केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति का सम्मान करता था, जो उससे अधिक बलवान हो। मैं अभी तक भीतरी प्रांगण में भी नहीं पहुंचा हूँ। मुझे अभी भीतरी प्रांगण का विद्यार्थी नहीं माना जाता, वीर ने गहरी आवाज में कहा। तुम लोगों का प्रवेश पक्का है। हमारे यहाँ इतना अच्छा बर्ताव नहीं होता और डीन जोगिंदर खुद तुम्हें लेने आए थे, राजीव ने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा। अभी उस बारे में बात नहीं करते। आपने अभी जिस ड्रैगन स्केल स्मारक का जिक्र किया वह क्या है? वीर ने अपने सामने स्थित स्मारक की ओर इशारा करते हुए विनम्रता से पूछा। इस ड्रैगन स्केल स्मारक में ड्रैगन स्केल अकादमी के शक्तिशाली साधकों की रैंकिंग दी गई है। रैंक जितनी ऊंची होगी वे उतने ही शक्तिशाली होंगे, राजीव ने बहुत गंभीरता से समझाया। लेकिन यहाँ 3 स्मारक क्यों हैं? वीर ने प्रश्न किया। ये तीनों स्मारक ड्रैगन स्केल अकादमी के 3 स्तरों के अनुरूप हैं। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। वास्तव में ये स्तर 5 बैटल स्पिरिट किंग्स, स्तर 6 बैटल स्पिरिट किंग्स और स्तर 7 बैटल स्पिरिट सॉवरेन्स के बीच की रैंकिंग है, राजीव ने धैर्यपूर्वक समझाया। क्या ग्रेड और लेवल के बीच कोई संबंध है? उसके बगल में बैठी काव्या ने उलझन में पूछा। शायद आपको अभी तक पता नहीं है, ड्रैगन स्केल अकादमी में ग्रेड का उम्र से कोई खास संबंध नहीं है। जब तक आप संबंधित स्तर तक पहुंच जाते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, भले ही आप अभी किशोर ही क्यों न हो। बैटल स्पिरिट सॉवरेन स्तर तक पहुंचते ही आप स्नातक होने के योग्य हो जाते हैं, तारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर इस ड्रैगन स्केल लिस्ट में रैंकिंग हासिल करने के क्या फायदे हैं? रोहन ने सीधे पूछा।
ड्रैगन स्केल सूची में रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति कितने ड्रैगन स्केल पॉइंट्स प्राप्त कर सकता है। जब तक आपके पास पर्याप्त ड्रैगन स्केल पॉइंट्स हैं, आप उन्हें साधना के लिए आवश्यक सभी संसाधनों, ड्रैगन स्केल अकादमी में उपलब्ध किसी भी संसाधन, यहाँ तक कि एजियो ड्रैगन टॉवर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। राजीव ने आगे उत्तर दिया, तो बात कुछ इस तरह है। वीर ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया, फिर अपनी नजर अपने सामने मौजूद 3 पत्थर के स्मारकों पर डाली। पहला स्मारक ड्रैगन स्केल अकादमी में बैटल स्पिरिट किंग्स की रैंकिंग थी, दूसरे शब्दों में प्रथम वर्ष के छात्रों की रैंकिंग। वीर की निगाहें नीचे से ऊपर की ओर घूमती रहीं और उन्होंने देखा कि कई लोगों का उपनाम लॉन्ग था। हालांकि जब उनकी नजर उस उपनाम पर पड़ी तो वे भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। पूजा, वीर ने कुछ उलझन के साथ अपने बगल में बैठी आलिया की ओर देखा। आलिया ने मुंह फुलाया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखें अनियमित रूप से इधर उधर घूम रही थीं, मानो वह कहना चाह रही हो कि वह इस व्यक्ति को नहीं जानती। आप मुझे यह तो नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति का आपसे कोई लेना देना नहीं है? वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह मेरी बड़ी बहन है, लेकिन क्या उसे व्हाइट फैंग अकादमी में नहीं होना चाहिए था? मुझे नहीं पता कि वह ड्रैगन स्केल अकादमी क्यों भाग गई। आलिया ने धीरे से बुदबुदाया। पूजा तुम्हारी बहन है? राजीव ने भी हैरानी से पूछा। नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है, आलिया ने थोड़ा अवाक होकर कहा। आप सचमुच भट्ट परिवार से हैं? हे भगवान! राजीव और तारा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने पहले कभी आलिया, काव्या और अन्य लोगों की पहचान के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उन्होंने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें कुछ अविश्वसनीय बात पता चली। क्या हुआ? क्या मेरा नाम स्पष्ट नहीं है? आलिया का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। आलिया, रोहन, काव्या। राजीव ने कुछ बार बुदबुदाया, फिर हैरान होकर बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि आप तीनों ही 4 महान परिवारों के शिष्य हों? इतने समय बाद उनके प्रतिद्वंदी चारों महान परिवारों के अद्वितीय प्रतिभावान निकले। उनका हारना अन्यायपूर्ण नहीं था। काव्या, आलिया, रोहन और अन्य लोग चुप रहे और राजीव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजीव ने अपनी निगाहें वीर की ओर घुमाई। काफी देर सोचने के बाद अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, वीर, तुम जीवन का अनुभव करने के लिए नकली नाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो? मुझे चुपके से बताओ, मैं वादा करता हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगा। थप्पड़। वीर ने जरा भी संकोच नहीं किया और राजीव के सिर पर जोरदार घूंसा मारा। तुम क्या सोच रहे हो? मेरा उन 4 महान परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। वीर ने ठंडे भाव से कहा, अगर नहीं तो नहीं, तुम इतने उग्र क्यों हो? राजीव ने बहुत अपमानित महसूस करते हुए कहा, अगर किसी और ने उसे इस तरह मारने की हिम्मत की होती तो वह शायद उससे जान की बाजी लगा देता, लेकिन वीर अलग था। क्योंकि वह वीर को हरा नहीं सका, इसलिए उसे केवल अपना स्वाभिमान निगलकर मार सहनी पड़ी ताकि वह खुद पिट न जाए। आपने कहा था कि आप केंद्रीय भारत प्रतियोगिता में भाग लिए बिना 4 महान पवित्र अकादमियों में प्रवेश पा सकते हैं, ठीक है? फिर हम जैसे आम लोगों के साथ सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हैं? इससे तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय भारत अकादमी के इतिहास में हमारा नाम शर्मनाक स्तंभ पर अंकित हो जाएगा। राजीव ने अपना सिर खुजाया। उसकी आवाज में कुछ उलझन झलक रही थी। ये तो बहुत लंबी कहानी है। वीर ने बेबसी से सिर हिलाया, फिर गहरी आवाज में कहा, संक्षेप में कहें तो फिलहाल हमारा 4 महान परिवारों से कोई खास लेना देना नहीं है। ओह, यह देखकर कि वीर ने और कुछ नहीं कहा, राजीव ने भी समझदारी दिखाते हुए आगे कुछ नहीं पूछा। फिर वीर ने अपनी निगाहें दूसरे पत्थर के स्मारक पर डाली। उस पर लिखे पहले नाम को देखकर उसकी आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं। दूसरे ड्रैगन स्केल स्मारक पर पहला नाम नागेश्वर परिवार के युवा मुखिया वरुण तेज नागेंद्र का था। वरुण तेज नागेंद्र वीर से केवल 2 साल बड़ा था, फिर भी वह पहले से ही ड्रैगन स्केल स्मारक के शीर्ष पर था, जो दर्शाता है कि उसकी ताकत भयावह थी। वीर को नाम को ध्यान से देखते हुए देखकर राजीव ने गहरी आवाज में कहा, ये वरुण तेज नागेंद्र नागेश्वर परिवार का युवा मास्टर है। उसकी ताकत बेमिसाल है। मैंने सुना है कि जब वह दूसरे वर्ष में आया था तो उसने तत्कालीन नंबर 1 को चुनौती दी थी और उसे लगभग अपाहिज कर दिया था, जबकि उस समय दोनों का स्तर बहुत अलग था। ये सुनकर वीर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। काव्या ने देखा कि वीर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया है और उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी वीर थोड़ा शांत हुआ। वीर के थोड़े अजीब से हाव भाव को देखकर राजीव ने तुरंत विषय बदलते हुए कहा, देखो, इस साल इतने सारे लोग प्रारंभिक परीक्षा में पास क्यों हुए हैं? वीर और बाकी लोगों की निगाहें राजीव की दिशा में गईं और पास ही स्थित मूल्यांकन क्षेत्र की ओर खींची चली गईं।
इस समय मूल्यांकन क्षेत्र लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कितना अजीब है, इतने सारे लोग क्यों हैं? ये तो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। राजीव ने घनी भीड़ को देखते हुए अपना सिर खुजाया। शायद इस साल इनर एकेडमी के मूल्यांकन में भाग लेने वाले छात्र अधिक मजबूत हैं। वीर ने अपनी नाक को छूते हुए हंसते हुए कहा, फिर भी इतने तो नहीं होने चाहिए। ये तो परीक्षार्थियों की सामान्य संख्या से शायद 5 गुना ज्यादा है। राजीव के मन में कई सवाल थे। यहाँ इतने सारे लोगों की वजह से काफी चहल पहल है। वीर ने टाल मटोल करते हुए कहा। पफ, रोहन और बाकी लोग जो सच्चाई जानते थे वे जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। कुछ ही समय बाद पहले चरण यानी नीले ड्रैगन पत्थर के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवार आधिकारिक मूल्यांकन स्थल पर एकत्रित हो गए थे। हालांकि उन्हें चैंपियन बैटल टीम की तरह विशेष सुविधाएं नहीं मिली। उनके लिए एक के बाद एक कड़ी मूल्यांकन प्रक्रियाएं इंतजार कर रही थी। कानून प्रवर्तन विभाग विशेष रूप से नागा अकादमी की आंतरिक अकादमी के भीतर मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। उनके पास अपार शक्ति है। न केवल अकादमी के नियमों को लागू करने का अधिकार है, बल्कि आंतरिक अकादमी के सभी छोटे बड़े मूल्यांकनों की निगरानी का भी अधिकार है। कानून प्रवर्तन हॉल के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इस आंतरिक अकादमी मूल्यांकन के प्रभारी थे और उमड़ती भीड़ को देखकर वे चौंक गए। क्या हो रहा है? इस साल इतने ज्यादा लोग क्यों आ गए हैं? दूसरे एल्डर ने लगभग खचाखच भरे मूल्यांकन स्थल को अविश्वास भरे भाव से देखा। उसके बगल में खड़े एक युवक ने घबराकर कहा, दूसरे एल्डर को रिपोर्ट कर रहा हूँ। अभी एक विशेष घटना घटी है। एक नए छात्र ने 10 मिनट तक नीले ड्रैगन पत्थर को जबरदस्ती दबाए रखा और कई उम्मीदवारों ने अकासा का फायदा उठाकर चुपके से प्रवेश कर लिया। क्या एक नया छात्र नीले ड्रैगन पत्थर को निष्क्रिय कर सकता है? दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में अपना हाथ सामने की मेज पर पटका और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम इस बूढ़े को 3 साल का बच्चा समझते हो? क्या तुमने नीले ड्रैगन पत्थर को सक्रिय नहीं किया? वह आदमी डर के मारे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, दूसरे एल्डर, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने आपके निर्देशों के अनुसार ही नीले ड्रैगन पत्थर को सक्रिय किया था, लेकिन डीन जोगेंद्र द्वारा लाए गए एक युवक ने लापरवाही से गुजरते हुए नीले ड्रैगन पत्थर को निष्क्रिय कर दिया। हम कुछ नहीं कर सके। क्या यह युवक डीन जोगेंद्र द्वारा स्वयं लाया गया है? क्या यह 4 महान परिवारों का वंशज हो सकता है या 7 महान चैंपियन टीमों में से किसी एक का? दूसरे बुजुर्ग ने चुपचाप विचार किया। देखो, वो युवकों का समूह है। सफेद कपड़ों वाला युवक वही है। घुटनों के बल बैठे उस व्यक्ति ने वीर को ऐसे देखा मानो उसे कोई उद्धारकर्ता मिल गया हो और तुरंत दूर खड़े वीर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। दूसरे बुजुर्ग ने उस आदमी की निगाह का पीछा करते हुए वीर की ओर देखा, फिर भौहें चढ़ाकर कहा, आजकल के युवा दिन बदिन और भी उग्र होते जा रहे हैं। मुझे याद है जब युवा वरुण तेज ने पहली बार आंतरिक अकादमी में प्रवेश किया था, तब उन्होंने भी नीले ड्रैगन पत्थर को एक पल के लिए शांत कर दिया था, लेकिन वह केवल एक पल के लिए ही था। ये लड़का नीले ड्रैगन पत्थर को 10 मिनट तक शांत कर सकता है। यह अविश्वसनीय है। दूसरे बुजुर्ग को अचानक अपनी ओर देखते देख वीर मुस्कुराया और अभिवादन में उन्हें हाथ हिलाया। यह बच्चा कौन है? दूसरे बुजुर्ग इतने गुस्से में थे कि उनकी दाढ़ी खड़ी हो गई और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? घुटनों के बल बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ और धीमी आवाज में पूछा, हमें क्या करना चाहिए? आप मुझसे पूछें, मुझे किससे पूछना चाहिए? रुकिए, मैं ग्रैंड एल्डर से निर्देश लेता हूँ। दूसरे एल्डर धीरे धीरे उठे और दूर स्थित नागा ग्रेट हॉल की ओर चल पड़े। नागा ग्रेट हॉल। इसी क्षण नागा ग्रेट हॉल के भीतर से एक जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। डीन जोगेंद्र, कृपया अपनी स्थिति को समझें। आप बाहरी अकादमी के केवल सहायक डीन हैं। आपको आंतरिक अकादमी के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से भरे लहजे में कहा, लेकिन मैंने ग्रैंड डीन से पहले ही परामर्श कर लिया है। उन्होंने स्वयं इंपीरियल बीस्ट अकादमी की सभी जानकारी की समीक्षा की और आंतरिक अकादमी में उनके प्रवेश को मंजूरी दी। अब उन्हें प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? डीन जोगेंद्र ने तीखे स्वर में तर्क दिया। आप कहते हैं कि ग्रैंड डीन ने इनर एकेडमी में उनके प्रवेश को मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या आपके पास ग्रैंड डीन के हस्ताक्षर वाला दस्तावेज सबूत के तौर पर है? ग्रैंड डीन पवित्र आत्मा सभा में भाग लेने गए हैं और शायद जल्दी वापस नहीं आएंगे। जाने से पहले उन्होंने इनर एकेडमी के सभी मामलों की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। मुझे इस मामले की जानकारी क्यों नहीं हुई? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, महामहिम, ये बच्चे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं। ये सेंट्रल भारत लीग के चैंपियन हैं। क्या इनका आंतरिक अकादमी में प्रवेश करना उचित नहीं है? डीन जोगेंद्र ने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। सेंट्रल भारत लीग की चैंपियन टीम? बड़े बुजुर्ग ने कुछ पल सोचा, फिर अचानक उन्हें याद आया, ओह,
अब जब आपने बताया तो मैं समझ गया, ये वही टीम है जिसने सेंट्रल भारत लीग में भाग लेने के लिए कक्षा छोड़ दी थी, है ना? इतनी कम उम्र में इतने उतावले ये लोग बड़ी जिम्मेदारियों के लायक बिल्कुल नहीं हैं। इसके अलावा इस टीम के 4 सदस्यों में से 3 अभी तक वॉर स्पिरिट किंग नहीं बने हैं। मुझे लगता है कि इस साल की राजगढ़ बैटल टीम को जरूरत से ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। आप डीन जोगेंद्र की नसें गुस्से से फूल गईं और आसपास के बर्फीले तत्व तुरंत संघनित हो गए, जिससे कई मीटर तक मोटी बर्फ की परत जम गई। हालांकि यह पाला ग्रैंड एल्डर तक पहुंचने से ठीक पहले अचानक रुक गया और 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ रहा। क्या डीन जोगेंद्र मुझ पर हमला करने वाले हैं? तुम्हारी साधना इस बूढ़े आदमी के सामने कुछ भी नहीं है। ग्रैंड एल्डर अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़े थे और नीचे खड़े जोगेंद्र दास को ठंडी निगाहों से देख रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी योजनाओं का पता नहीं है? क्या तुम्हें नागेंद्र परिवार के चमचे बनकर रहना वाकई अच्छा लगता है? डीन जोगेंद्र ने ऊंचे चबूतरे पर खड़े बड़े बुजुर्ग को निडरता से घूरा और क्रोध से दहाड़ा। अहंकारी ग्रैंड एल्डर से एक भयंकर आध्यात्मिक दबाव फूट पड़ा, जिससे डीन जोगेंद्र तुरंत हवा में उड़ गए। बूम! उस प्रचंड बल के कारण डीन जोगेंद्र हवा में उड़ गए और ड्रैगन की नक्काशी से सजे एक विशाल स्तंभ से जोरदार तरीके से टकरा गए। पूरे नागा ग्रेट हॉल में एक क्षणिक कंपन हुआ और डीन जोगेंद्र के मुंह के कोने से धीरे धीरे खून की एक कानून प्रवर्तन हॉल के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी ने जैसे ही प्रवेश किया, इस चौंकाने वाले दृश्य को देखा और वे स्तब्ध खड़े रह गए। अरे बाप रे, तुम दोनों को क्या हो गया? इसे अपने रिश्ते को खराब मत होने दो। दूसरे एल्डर ने जल्दी से डीन जोगेंद्र को उठाने में मदद की और उसके कपड़ों से धूल झाड़ी। डीन जोगेंद्र को पदक्रम का कोई ज्ञान नहीं है और उन्होंने मेरे सामने ही मेरा अपमान करने की हिम्मत की। क्या मुझे पलटवार करने का अधिकार नहीं है? पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़े ग्रैंड एल्डर ने अपना भावहीन चेहरा बनाए रखा। छी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सिर्फ नागेंद्र परिवार को खुश करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें ग्रैंड डीन का पद मिल जाएगा तो तुम सपने देख रहे हो। डीन जोगेंद्र ने घृणा से भरे चेहरे के साथ मुंह भरकर खून से सना पानी थूक दिया। ग्रैंड एल्डर का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उनकी मुट्ठियां जो उनकी पीठ के पीछे थीं, कसकर भींच गईं और उनकी उंगलियों के जोड़ों से चटकने की तेज आवाजें निकली। स्पष्टतः डीन जोगेंद्र ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था और उसका दिल अब क्रोध से भरा हुआ था। क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड डीन ने इनर एकेडमी के लिए कभी वाइस डीन क्यों नहीं नियुक्त किया? क्योंकि उन्हें दुष्टों की मदद करने का तुम्हारा घिनौना व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रैंड डीन की कुर्सी पर बैठने से तुम डीन बन जाओगे? तुम बस खुद को धोखा दे रहे हो। डीन जोगेंद्र गुस्से से चिल्लाते हुए आगे बोले, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। ग्रैंड एल्डर इतना क्रोधित था कि उसके दांत बाहर निकल आए और उसने डीन जोगेंद्र को घूरते हुए गुस्से से दहाड़ मारी। तुम ही अपनी किस्मत आजमा रहे हो। डीन जोगेंद्र जरा भी पीछे नहीं हटे और उतनी ही जोर से जवाब दिया, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। अब और सहन न कर पाने के कारण ग्रैंड एल्डर ने अंततः प्रहार किया। हवा में किए गए एक जोरदार प्रहार से अंतरिक्ष में क्षण भर के लिए विकृति आ गई, जैसे कि मैं तुमसे डरता हूँ। डीन जोगेंद्र ने भी पूरी ताकत लगा दी। अपनी हथेली में एक पारदर्शी ठंडी बर्फ की तलवार को संघनित किया और भयानक हथेली की हवा का उन्मत्त होकर प्रतिरोध किया। हालांकि यह स्पष्ट था कि डीन जोगेंद्र अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ ही क्षणों में कोल्ड आइस स्वॉर्ड धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगी और पूरी तरह से चूर चूर होने की कगार पर थी। जैसे ही जोगेंद्र दास हार मानने ही वाले थे, दूसरे एल्डर की आस्तीन से एक गहरे हरे रंग की लकड़ी की तलवार निकली। ठंडी बर्फ की तलवार की गति का अनुसरण करते हुए इसने सीधे ग्रैंड एल्डर की हथेली की हवा को पीछे धकेल दिया। तीनों ने लगभग एक साथ एक कदम पीछे लिया और माहौल गंभीर हो गया। मैं कहता हूँ, क्या तुम दोनों आपस में बात करके मामला सुलझा नहीं सकते? हिंसा का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे बुजुर्ग ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, क्या अब आप डीन जोगेंद्र का पक्ष ले रहे हैं? ग्रैंड एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कुछ चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, अरे ये सही नहीं है। मैंने हमेशा रिश्तों से ज्यादा तर्क को अहमियत दी है। तुम मेरी पर्सनैलिटी जानते हो। दूसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। हालांकि ग्रैंड एल्डर बेहद नाराज थे, लेकिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा। वे धीरे से बैठ गए और चुप रहे। अरे बूढ़े जोगेंद्र, मुझे याद है कि आप आमतौर पर इतने सभ्य और शांत स्वभाव के होते हैं। आज आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे आपने बारूद निगल लिया हो? दूसरे बुजुर्ग ने डीन जोगेंद्र के कंधे पर हाथ फेरते हुए हैरानी जताई। डीन जोगेंद्र अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते थे
और इन सभी वर्षों में दूसरे एल्डर ने कभी भी जोगेंद्र दास को किसी के साथ वास्तविक प्रत्यक्ष टकराव करते हुए नहीं देखा था। कानून प्रवर्तन हॉल के ग्रैंड एल्डर को नाराज करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, स्पष्ट रूप से जोगेंद्र दास वास्तव में बहुत क्रोधित रहे होंगे, अन्यथा वे ग्रैंड एल्डर के खिलाफ हाथ नहीं उठाते। लेकिन फिर भी वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आमतौर पर शांत स्वभाव वाले डीन जोगेंद्र को इतना गुस्सा आने का कारण क्या हो सकता है। मैं पहले ही ग्रैंड डीन से सहमत हो चुका था। डीन जोगेंद्र ने शुरू से ही इंपीरियल बीस्ट अकादमी के बारे में सब कुछ बताया। तो बात कुछ ऐसी है। दूसरे एल्डर ने बात समझकर सिर हिलाया, फिर ग्रैंड एल्डर की ओर मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा, तो फिर ये आपकी गलती है ग्रैंड एल्डर। चूंकि ग्रैंड डीन ने पहले ही इस मामले को सुलझा लिया है, इसलिए हमारे लिए अपने फैसले लेना उचित नहीं है। सभा के लिए रवाना होने से पहले ग्रैंड डीन ने कहा था कि आंतरिक अकादमी के सभी मामले मेरे द्वारा संभाले जाएंगे। मैंने कभी भी ऐसी अविश्वसनीय युद्ध टीम के आंतरिक अकादमी में प्रवेश करने के बारे में नहीं सुना। ग्रैंड एल्डर का लहजा काफी दृढ़ था। यह दूसरे एल्डर कुछ पल के लिए अवाक रह गए। कुछ देर सोचने के बाद वे मुस्कुराए और बोले, मुझे लगता है कि सबको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। चूंकि डीन जोगेंद्र इस युद्ध दल को इतना महत्व देते हैं, तो उनकी शक्ति पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आंतरिक अकादमी मूल्यांकन पास करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। शक्ति, मुझे उनमें कोई शक्ति नजर नहीं आती। चारों सदस्यों में से 3 तो युद्ध आत्मा राजा के पद तक भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे स्तर पर तो आंतरिक अकादमी में प्रवेश की बात ही छोड़िए, बाहरी अकादमी में उनका प्रवेश भी संदिग्ध है। क्या उन्हें आंतरिक अकादमी से बाहर करने में कोई समस्या है? ग्रैंड एल्डर ने तिरस्कार भरी नजर से ठंडी सांस ली। डीन जोगेंद्र कई बार बोलना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके गले में ही अटक गए। हालांकि ग्रैंड एल्डर जानबूझकर परिस्थितियां कठिन बना रहे थे, लेकिन इंपीरियल बीस्ट अकादमी के सदस्यों का स्तर वास्तव में बहुत कम था। जाहिर है इसका एक बड़ा कारण उनकी कम साधना अवधि थी। हालांकि नागा अकादमी जैसे शीर्ष स्तरीय संस्थान में जहां प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी थी, स्वाभाविक रूप से किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कितने समय से साधना कर रहे हैं। उन्हें केवल अपनी वर्तमान क्षमता की परवाह थी। दूसरे एल्डर ने कुछ देर सोच विचार करने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर मुस्कुराए। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि 4 में से 3 वॉर स्प्रिट किंग के पद तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक पहुंच चुका है? भले ही आप उसकी अनुशंसित स्थिति को न माने, नागा अकादमी के नियमों के अनुसार वह इनर अकादमी मूल्यांकन देने के योग्य है। यह ग्रैंड एल्डर ने गहरी भौहें चढ़ा लीं और काफी देर तक कोई जवाब नहीं सोच पाए। नए छात्र आंतरिक अकादमी मूल्यांकन में भाग लेने के पात्र हैं। यदि वे उत्तीर्ण होते हैं तो वे ड्रैगन आंतरिक अकादमी के शिष्य बनने के योग्य हो सकते हैं। चूंकि ग्रैंड एल्डर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं इसे आपकी मौन सहमति मान लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि डीन जोगेंद्र की पसंदीदा टीम वास्तव में कितनी मजबूत है। दूसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए डीन जोगेंद्र के कंधे पर थपथपाया, फिर बाकी 3। डीन जोगेंद्र अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे। दूसरे एल्डर ने तुरंत ध्वनि संचार का उपयोग करते हुए डीन जोगेंद्र के कान में सीधे कहा, बूढ़े जोगेंद्र, एक व्यक्ति का प्रवेश हो जाना पूरी तरह से हार से बेहतर है। मेरी नेक नियत को व्यर्थ मत जाने दो। डीन जोगेंद्र ने असहाय होकर आह भरी और भारी स्वर में कहा, ठीक है, वीर को इनर एकेडमी असेसमेंट देने। अब उसे वीर और बाकी लोगों के लिए कुछ हद तक दुख महसूस हो रहा था। शायद नागा अकादमी में शामिल होना सही विकल्प नहीं था। उस समय अन्य 3 पवित्र अकादमियों ने शाही पशु अकादमी को निमंत्रण भेजा था, लेकिन उन्होंने अंततः नागा अकादमी को चुना। उन्हें सर्वोत्तम व्यवहार मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उनके साथ इतना अन्याय हुआ। अब वह केवल वीर और अन्य लोगों की भरपाई करने की पूरी कोशिश कर सकता था, लेकिन आंतरिक अकादमी में उसकी बात बहुत कम सुनी जाती थी और मदद करने के उसके पास ज्यादा तरीके भी नहीं थे। महागुरु, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिरकार आप विधि प्रवर्तन हॉल के महागुरु हैं। निश्चित रूप से आप ड्रैगन के नियमों की अनदेखी नहीं करेंगे? दूसरे बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से पूछा। कानून प्रवर्तन हॉल के ग्रैंड एल्डर होने के नाते मैं ड्रैगन के नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि एक बेकार सा वॉर स्पिरिट कठोर ड्रैगन इनर एकेडमी असेसमेंट को कैसे पास करता है। ग्रैंड एल्डर ने अपनी आस्तीन झटकते हुए व्यंग्य किया। तो फिर बात पक्की, अब सब कुछ वीर की ताकत पर निर्भर करेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, तुम दोनों को इतने सारे छात्रों के सामने हाथापाई नहीं करनी चाहिए। दूसरे बड़े ने उन दोनों को पहले ही चेतावनी दे दी। चिंता मत करो द्वितीय एल्डर, मैं ग्रैंड एल्डर जितना बेशर्म नहीं हूँ।
इतना कहकर डीन जोगेंद्र मुड़े और अपने पीछे बने बड़े द्वार की ओर चल दिए। ये देखकर दूसरे एल्डर भी उनके पीछे पीछे चल दिए। बुजुर्ग ने जाते हुए दोनों व्यक्तियों को देखा। उनका पूरा चेहरा भयावह रूप से उदास था, फिर भी वे तुरंत उनके पीछे नहीं गए। जैसे ही द्वितीय वरिष्ठ और जोगेंद्र दास की आकृतियां नागा मुख्य हॉल से ओझल हुईं, एक युवक धीरे धीरे पीछे के हॉल से बाहर निकला। यह युवक असाधारण रूप से सुंदर था। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। उसके छोटे काले बाल पोमेड से चिकने और चमकदार दिख रहे थे। उसकी आंखें बेहद अनोखी थीं, उनकी पुतलियां गहरे सुनहरे रंग की थीं और उनका आकार कुछ तिरछा था। उसके पूरे व्यक्तित्व से नेतृत्व की एक विशेष आभा निकलती थी। उसका पूरा शरीर गरजती हुई शक्ति का संचार करता था। तो मैं महागुरु को धन्यवाद देता हूँ। काले बालों वाले युवक ने महागुरु की ओर थोड़ा झुककर अभिवादन किया, हालांकि उसके चेहरे पर सम्मान का कोई भाव नहीं था। आप बहुत ही विनम्र हैं यंग मास्टर लॉन्ग, यह तो बस मेरा कर्तव्य है। ग्रैंड एल्डर ने भी बड़ी विनम्रता से जवाब दिया और फिर कुछ हैरानी से पूछा, मुझे बस जिज्ञासा है, आप वीर और उसके साथियों को इनर एकेडमी में प्रवेश क्यों नहीं देना चाहते? क्या इसका कारण देशमुख परिवार की टूटी हुई सगाई हो सकती है? देशमुख परिवार द्वारा सगाई तोड़ने का मुझसे क्या लेना देना है? मैं बस कुछ निकम्मों के साथ एक ही जगह पर पढ़ना नहीं चाहता, इससे मेरी प्रतिष्ठा गिरेगी। वरुण तेज का चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, युवा मास्टर लॉन्ग ने बड़ी बुद्धिमत्ता से बात की है। मैं वीर और अन्य लोगों को नाग आंतरिक अकादमी में प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। ग्रैंड एल्डर ने पूर्ण आश्वासन देते हुए सिर हिलाया। तो मैं आपको परेशान करूंगा बड़े साहब, वरुण तेज ने बड़े ही सहज भाव से कहा। कोई परेशानी नहीं, बस मुझे उम्मीद है कि आप अपने आदरणीय पिता के सामने मेरे लिए कुछ अच्छी बातें कहेंगे। बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे पर बेहद चापलूसी का भाव था। वरुण तेज ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, केवल एक बेहद ठंडी सी सहमति में सिर हिलाया और फिर मुड़कर पीछे के हॉल के दरवाजे से बाहर चले गए। जब तक ग्रैंड एल्डर ने वरुण तेज को नागा मुख्य हॉल से पूरी तरह गायब होते नहीं देखा, तब तक वे मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकले। नाग स्तंभ पर वीर और अन्य लोग जो इधर उधर समय बर्बाद कर रहे थे ने डीन जोगेंद्र और घनी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा और जल्दी से उनसे मिलने चले गए। डीन जोगेंद्र, आखिरकार आप आ ही गए, वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डीन जोगेंद्र ने हल्के से सिर हिलाया। कई बार उनका बोलने का मन हुआ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि शुरुआत कहां से करें। अब उन्हें इन बच्चों के लिए बेहद दुख हुआ। असल में उन्हें सर्वोत्तम शैक्षिक संसाधन मिलने चाहिए थे, लेकिन इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उनके साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ। डीन जोगेंद्र को थोड़ा हकलाते देख काव्या ने भी पूछा, डीन जोगेंद्र, क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ है? आप ठीक नहीं लग रहे। अचानक डीन जोगेंद्र ने वीर और अन्य लोगों की ओर 90 डिग्री के कोण पर झुकते हुए गंभीरता से कहा, मुझे खेद है बच्चों। वीर और बाकी लोगों ने जल्दी से डीन जोगेंद्र को सीधा खड़ा होने में मदद की और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डीन जोगेंद्र, जो भी बात हो हमें धीरे धीरे बताओ, सब ठीक है। डीन जोगेंद्र को काफी देर तक चुप देखकर उनके बगल में बैठे दूसरे एल्डर ने असहाय होकर आह भरी और बोले, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके बाद दूसरे एल्डर ने नागा मुख्य हॉल में हुई हर घटना का सच्चाई से वर्णन किया, जिसमें स्वाभाविक रूप से यह भी शामिल था कि डीन जोगेंद्र को ग्रैंड एल्डर ने उनकी रक्षा करते हुए घायल कर दिया था। डीन जोगेंद्र, क्या आप ठीक हैं? क्या आपकी चोट गंभीर है? वीर ने चिंतित भाव से पूछा। कोई बात नहीं, बस मैं आपको वो इलाज नहीं दिला सका जिसके आप हकदार हैं। डीन जोगेंद्र ने बेबसी से कहा, मानो एक पल में ही उनकी उम्र 1 दर्जन साल से भी ज्यादा बढ़ गई हो। हम आपको दोष नहीं देते, ये सब उस बड़े बुजुर्ग की वजह से परेशानी खड़ी हो रही है। काव्या ने भी तुरंत सांत्वना दी। घिनौना, ये तो साफ तौर पर हमें निशाना बना रहा है। ये कैसा नीच महापुरुष है, ये तो नागेश्वर परिवार का चमचा है। ये सुनकर रोहन और भी क्रोधित हो गया और गुस्से से दहाड़ उठा। यह अहंकारी मूर्ख कहां से आया है जो सबके सामने कानून प्रवर्तन हॉल के ग्रैंड एल्डर का सार्वजनिक रूप से अपमान करने की हिम्मत कर रहा है? क्या आपको सच में लगता है कि हमारे कानून प्रवर्तन हॉल के ग्रैंड एल्डर शाकाहारी हैं? अचानक एक गहरी शक्तिशाली आवाज गूंजी। उड़ती हुई तलवार पर सवार महान बुजुर्ग धीरे धीरे उनकी ओर उड़ने लगे। उसके करीब आने से पहले ही उसके चारों ओर मौजूद हिंसक आध्यात्मिक दबाव ने वीर और अन्य लोगों को दबा दिया, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। इस महान बुजुर्ग की साधना कम से कम सर्वोच्च युद्ध आत्मा आदरणीय स्तर की थी, संभवतः गुरु युधिष्ठिर से भी अधिक शक्तिशाली।
वीर और अन्य लोगों के सामने ग्रैंड एल्डर अपनी उड़ती हुई तलवार पर उतरे। फिर उन्होंने उन पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली। क्या अभी तुमने ही इस बूढ़े आदमी का अपमान किया था? ग्रैंड एल्डर की निगाहें रोहन पर टिक गई। अचानक ही रोहन को एक तीव्र आध्यात्मिक दबाव का एहसास हुआ। यह भयानक दबाव ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी पीठ पर एक अदृश्य पर्वत ढो रहा हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई विशालकाय आंखें पीछे से उसे देख रही हों, मानो वे किसी भी क्षण उसे मिटा सकती हों। बूम! यह देखकर वीर ने तुरंत अपना चांदी का हड्डी से बना ड्रैगन भाला निकाला और उसे जमीन पर जोर से पटका, जिससे एक भयंकर ड्रैगन की दहाड़ निकली। उस भयानक निगाह से उत्पन्न दमनकारी दबाव पल भर में दूर हो गया। बड़े बुजुर्ग ने वीर को ऐसे देखा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। एक क्षण के लिए ग्रैंड एल्डर को सचमुच ऐसा लगा जैसे वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। उन्होंने पहले सोचा कि जोगेंद्र दास या द्वितीय एल्डर हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि उनमें से किसी ने भी कोई हरकत नहीं की थी। तुम वीर हो? ग्रैंड एल्डर के चारों ओर का आध्यात्मिक दबाव अचानक गायब हो गया जब उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, मैं वीर हूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरे नौकर हो। ओह नहीं, तुम तो बड़े गुरु होगे, है ना? वीर ने मुट्ठी जोड़कर हल्का सा अभिवादन किया। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्या तुम मौत को बुला रहे हो, बदमाश? बार बार अपमानित होने पर ग्रैंड एल्डर ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की। अप्रत्याशित रूप से डीन जोगेंद्र और दूसरे एल्डर ने एक साथ हरकत की और वीर के सामने आकर रास्ता रोक दिया। दूसरे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, महागुरु, एक कनिष्ठ के साथ इतना तुच्छ व्यवहार करने की क्या जरूरत है? बाद में मैं आपकी ओर से उसे उचित फटकार जरूर लगाऊंगा। चूंकि अब से मुझे इन निकम्मों को भीतरी अकादमी में देखने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं इन्हें इस बार छोड़ देता हूँ। ग्रैंड एल्डर ने अपनी आस्तीन को जोर से झटका दिया, जिससे एक ध्वनि विस्फोट हुआ। यह फैसला सिर्फ आप नहीं कर सकते महागुरु। वीर आंतरिक अकादमी की प्रवेश परीक्षा देने के योग्य है। क्या आपको इतना यकीन है कि वह आंतरिक अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता? डीन जोगेंद्र ने आक्रोश से कहा, क्या यह एक निरर्थक प्रश्न नहीं है? आप हमारी आंतरिक अकादमी मूल्यांकन के मानकों को भली भांति जानते हैं। इस लड़के की घटिया युद्ध भावना के साथ उसके लिए आंतरिक अकादमी परीक्षा उत्तीर्ण करना बिल्कुल असंभव है। ग्रैंड एल्डर का रवैया अत्यंत दृढ़ था, मानो उन्होंने वीर के अंजाम का पूर्वाभास कर लिया हो। और अगर मैं इनर एकेडमी की परीक्षा पास कर लेता हूं तो क्या होगा? वीर ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को जबरदस्ती दबाते हुए ठंडे स्वर में पूछा। ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ग्रैंड एल्डर ने स्पष्ट रूप से कहा। मैंने अगर कहा था, अगर मैं इनर एकेडमी की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर लेता हूं तो फिर क्या होगा? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बुजुर्ग गुरु ने पलटवार किया। मुझे केवल एज्योर ड्रैगन टावर में प्रवेश करने का अधिकार चाहिए। वीर ने पास ही स्थित उस विशाल इमारत की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा। वह इस एज्योर ड्रैगन टावर में बेहद दिलचस्पी ले रहा था, मानो इसके भीतर मौजूद कोई रहस्यमयी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अगर इनर एकेडमी में कोई ऐसी जगह थी जो उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, तो वह शायद यह रहस्यमय एज्योर ड्रैगन टावर ही होता। हालांकि उसने राजीव से सुना था कि इस एज्योर ड्रैगन टावर में प्रवेश करने के लिए बहुत अधिक रेज स्केल पॉइंट्स की आवश्यकता होती है और केवल इनर एकेडमी के छात्रों के पास ही ऐसा करने की योग्यता होती है। बड़े बुजुर्ग ने वीर को काफी देर तक घूरा, फिर व्यंग्यपूर्वक कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मान लेता हूँ। मेरा नीला ड्रैगन टोकन तुम्हें नीले ड्रैगन टावर में मुफ्त प्रवेश देगा। अगर तुम जीतते हो तो नीला ड्रैगन टोकन तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम परीक्षा में असफल हो गए तो मैं नागा अकादमी से तुरंत अपना नाम वापस ले लूंगा और फिर कभी अकादमी में कदम नहीं रखूंगा। वीर ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, मैंने इतना घमंडी इंसान कभी नहीं देखा। नागा अकादमी में अपने आखिरी पलों का भरपूर आनंद उठाओ। ग्रैंड एल्डर ने आसमान की ओर 3 बार हंसते हुए तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वीर आखिरी क्षण में अपने वादे से मुकर न जाए। पास ही खड़े डीन जोगेंद्र और दूसरे एल्डर दंग रह गए। उन्हें वीर से इस तरह की रोमांचक शर्त लगाने की उम्मीद नहीं थी। ये तो सीधे सीधे अपने ही भविष्य के साथ जुआ खेलने जैसा था। जोगेंद्र दास ने तुरंत वीर को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, वीर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें इस बूढ़े कुत्ते की बातों में नहीं आना चाहिए। वीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, क्या आपने मुझे कभी ऐसा कुछ करते देखा है जिसके बारे में मुझे खुद यकीन न हो? चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। डीन जोगेंद्र ने वीर को काफी देर तक देखा। वीर धीरे धीरे अपने साथियों के पास गया और हैरानी भरी फुसफुसाहट में पूछा, तुम में से किसी ने भी मुझे ऐसा करने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? काव्या ने वीर की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा,
चाहे तुम नागा अकादमी में रहो या न रहो, मैं वीर का अनुसरण करूंगी। रोहन ने अपना सिर खुजाया और शिकायत की, मैं कहता हूँ शेन, तुम हमेशा मेरी लाइनें क्यों चुराते हो? खैर, मैं भी यही सोच रहा था, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। आलिया ने मुस्कुराते हुए अपना छोटा हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। अपने सामने मौजूद साथियों की आंखों में दिख रही ईमानदारी को देखकर वीर का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। आप निश्चिंत रहें, मैं इस बूढ़े कुत्ते को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा, वीर ने हल्की मुस्कान और बेहद गंभीर भाव से कहा। फिर वीर धीरे से मुड़ा और आत्मविश्वास से भरे हुए उस उपहासपूर्ण ग्रैंड एल्डर की ओर वापस चल पड़ा। कैसा रहेगा? हार मानने को तैयार हो? अभी भी परीक्षा छोड़ने में देर नहीं हुई है। हालांकि तुम आंतरिक अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाओगे, लेकिन बाहरी अकादमी में रह सकते हो, ग्रैंड एल्डर ने उपहास भरे चेहरे के साथ कहा। महाराज, आप अपनी बात बचा कर रखें। मैंने आंतरिक अकादमी के मूल्यांकन में भाग लेने का पहले ही निर्णय ले लिया है। वीर ने दूसरे पक्ष की आंखों में सीधे देखते हुए गहरी आवाज में कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुम मौत को गले लगाना चाहते हो तो इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। ग्रैंड एल्डर ने लगातार 3 बार बहुत बढ़िया शब्द कहा। उनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। युवा मास्टर वरुण तेज ने उन्हें वीर और उसके समूह को आंतरिक अकादमी में प्रवेश न करने देने का कार्य सौंपा था, और अब वह ऐसा कर सकते थे कि वीर और अन्य लोग बाहरी अकादमी में भी न रह सके। वरुण तेज निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे और इस तरह उन्हें नागेश्वर परिवार का समर्थन अवश्य मिल जाएगा। मेरे पीछे आओ। ग्रैंड एल्डर ने मूल्यांकन स्थल की ओर आगे बढ़कर नेतृत्व किया। वीर और अन्य लोग ग्रैंड एल्डर के कदमों का अनुसरण कर रहे थे। डीन जोगेंद्र आत्मविश्वास से भरे ग्रैंड एल्डर को देख रहे थे और उनके मन में एक बुरी आशंका घर कर गई थी। ये महान बुजुर्ग अपनी षड्यंत्रकारी और चालाकी के लिए जाने जाते थे। वे वीर को परीक्षा में उत्तीर्ण होने से रोकने के लिए निश्चित रूप से उसे फंसा देंगे। जैसे ही ग्रैंड एल्डर ने मूल्यांकन कक्ष में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि लोगों का एक विशाल जनसमूह पूरे कक्ष में उमड़ पड़ा है, जिससे वह पूरी तरह से खचाखच भर गया है। क्या हो रहा है? क्या ये सभी लोग आंतरिक अकादमी के मूल्यांकन में भाग लेने आए हैं? ग्रैंड एल्डर ने असमंजस भरे चेहरे के साथ जोर से चिल्लाते हुए पूछा। यह देखकर दूसरे एल्डर को आखिरकार ग्रैंड एल्डर को ढूंढने का मकसद याद आ गया। उन्होंने अपना माथा जोर से पीटा और वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं भूल ही गया था कि मैं इस मामले के बारे में आपसे पूछने आया था। अभी इस बच्चे ने 10 मिनट तक नीले ड्रैगन पत्थर को दबाए रखा और सभी परीक्षार्थियों को अंदर आने दिया। इस बच्चे ने नीले ड्रैगन पत्थर को 10 मिनट तक दबाए रखा। आमतौर पर शांत रहने वाले ग्रैंड एल्डर ने अविश्वास का भाव दिखाया, फिर भौहें चढ़ाकर कहा, तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? किसी साधारण व्यक्ति के लिए नीले ड्रैगन पत्थर को 10 मिनट तक दबाए रखना बिल्कुल असंभव था। नहीं, असाधारण लोग भी नीले ड्रैगन पत्थर को 10 मिनट के लिए भी दबा नहीं सकते। वह भी इसे केवल कुछ ही क्षणों के लिए दबा सका। ये 10 मिनट के आसपास भी नहीं था। ये बच्चा सचमुच विलक्षण था। आपने मुझसे पहले पूछा भी नहीं था। दूसरे बुजुर्ग ने अपने होंठ सिकोड़कर उदासीनता से कहा, अरे महाराज, क्या आप आनाकानी करना बंद कर सकते हैं? मेरा समय बर्बाद मत करो, ठीक है? वीर ने अधीरता से आग्रह किया। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या ये सब तुम्हारी ही करतूत नहीं है, बदमाश? बड़े बुजुर्ग ने वीर को घूरते हुए गुस्से से डांट लगाई। छी, किसे पता था कि तुम्हारा वह टूटा हुआ पत्थर कोई नीला ड्रैगन पत्थर है? मैंने तो बस उसे थोड़ा शांत कर दिया था, वीर ने बेपरवाही से कहा। ग्रैंड एल्डर का पूरा चेहरा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़े लॉ एनफोर्समेंट हॉल के कुछ शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, जल्दी जाओ और अधिक आत्मा परीक्षण उपकरण तैयार करो। इनर एकेडमी मूल्यांकन का पहला दौर शुरू करो, क्षमता परीक्षण। मैं स्वयं इसकी निगरानी करूंगा। हाँ, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के कुछ शिष्यों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। कुछ ही देर में भीड़ भरे हॉल में लगभग 10 स्प्रिट टेस्टिंग उपकरण रख दिए गए। इन विशाल यंत्रों को देखकर वीर का चेहरा भी असमंजस से भर गया। पास ही खड़े डीन जोगेंद्र से वह केवल इतना ही पूछ सका, डीन जोगेंद्र, ये यंत्र क्या है? डीन जोगेंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, ये युद्ध आत्मा की क्षमता का परीक्षण करने का एक उपकरण है। हम सभी इसे आत्मा परीक्षण उपकरण कहते हैं। ये युद्ध आत्मा के विकास वृक्ष को प्रदर्शित कर सकता है, जिससे उनकी विकास क्षमता का निर्धारण होता है। मुझे ऐसे अजीबोगरीब उपकरणों की उम्मीद नहीं थी।
वीर ने सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया। वीर ने धैर्यपूर्वक उन परीक्षार्थियों की मूल्यांकन स्थिति का अवलोकन किया। उसने देखा कि वे बारी बारी से अपनी अपनी युद्ध आत्माओं का आह्वान कर रहे थे और फिर उन्हें आत्मा परीक्षण उपकरणों में भेज रहे थे। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद वॉर स्पिरिट का विकास वृक्ष ऊपर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। वीर ने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और पाया कि यह आत्मा परीक्षण उपकरण सटीक नहीं था। यह उसकी अपनी दिव्य पालतू विकास प्रणाली में विकास वृक्ष से पूरी तरह से अलग था। ऐसा प्रतीत हुआ कि परीक्षण उपकरण विकास वृक्ष का एक सरलीकृत संस्करण प्रदर्शित कर रहा था। कई लोगों के युद्ध आत्मा के अपने सिस्टम के विकास वृक्ष में परम रूप तक पहुंचने के 3 स्पष्ट विकास मार्ग थे, लेकिन परीक्षण उपकरण के विकास वृक्ष में केवल एक ही मार्ग दिखाया गया। वास्तव में कई परीक्षार्थियों के युद्ध आत्मा के परम रूप तक पहुंचने के विकास मार्ग पूरी तरह से खाली थे। यह प्रणाली नागा अकादमी द्वारा आज तक संरक्षित सभी आध्यात्मिक अनुसंधान योजनाओं के आधार पर बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य युद्ध आत्मा की क्षमता का परीक्षण करना था। यह प्रणाली युद्ध आत्मा की भविष्य की विकास क्षमता का शीघ्रता से निर्धारण कर सकती थी। इस संभावित परीक्षण का कारण यह था कि नागा अकादमी निश्चित रूप से उन युद्ध आत्माओं को विकसित करने के लिए भारी कीमत खर्च नहीं करेगी जो परम रूप में विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि ये जादुई पशु, क्रिस्टल कोर और अन्य उन्नत सामग्रियों की बर्बादी होगी। जिनके अल्टीमेट फॉर्म वॉर स्पिरिट विकास मार्ग खाली थे, उनके अंक स्वाभाविक रूप से दयनीय रूप से कम थे, आमतौर पर C से B ग्रेड के बीच। जिन परीक्षार्थियों के पास अल्टीमेट फॉर्म वॉर स्पिरिट विकास मार्ग थे, उन्हें S से SS ग्रेड प्राप्त हुए। उनके उच्च या निम्न अंक विकास की कठिनाई और शक्ति से संबंधित थे। पहले तो ग्रैंड एल्डर ने वीर की ओर विजयी मुस्कान के साथ देखा, फिर आमंत्रण का इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, वीर, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे 2 बेकार वॉर स्पिरिट कितने अंक हासिल करेंगे। यकीनन तुम मेरी नागा अकादमी के सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाओगे, है ना?